मैनेज कर रही है। शुरुआत इस कंपनी की ओयो के नाम से नहीं हुई थी, हालांकि इसकी शुरुआत तो हुई थी ओरेवल के नाम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें रफ्तार पकड़ी गई उसका नाम भी बदल के ओयो किया गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रितेश अग्रवाल साहब जो हैं उन्होंने लंदन स्कूल का जो एक इंडियन यूनिट है उसको ज्वाइन किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही उनको यह एहसास हुआ कि वो इसमें नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अपने होटल बिजनेस के अंदर वापस परसुएट करना चाहते हैं और उन्होंने एक छुट्टी ली और उसके बाद उन्होंने कभी उसको वापस ज्वाइन नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया, इस तरह से अपने गोल्स का सपना देखा और बढ़िया से उसको अचीव भी किया। ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पीटर इंग्लैंड के बारे में। दरअसल ये ब्रांड को आप सुन के लगेगा कि कहीं बाहर का ब्रांड है, लेकिन ये एक्चुअल में इंडियन ब्रांड है जिसको आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है। लेकिन ये हमेशा से इंडियन ब्रांड नहीं है, इसकी हिस्ट्री करीब 133 साल पुरानी है और उस समय पर इसका जो नाम होता था वो ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से होता था। दरअसल इसकी शुरुआत यूएस फेड के अहम फैसले से ठीक पहले नर्वस हुआ बाजार, लेकिन फिर भी इंट्राडे में बुलेट के ठिकाना। निफ्टी फिलहाल 17,750 के स्तर पर। HDFC, L&T, कोचक और ICICI बैंक ने बनाया दबाव, मिड कैप में भी कमजोरी कायम। फेड पॉलिसी से पहले निवेशों का डिफेंसिव पर दाव। लाइफ हाई पर पहुंचा निफ्टी FMCG इंडेक्स। ब्रिटानिया एक्चुअल मैरी को 3% तक ऊपर, वहीं मेटल्स में और फार्मा मुनाफा वसूली। फिलहाल ITC अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों की तरफ अग्रसर। शेयर गिरवी रखने से लुढ़के ACC और अंबुजा दोनों करीब 6% तक फिसले। अदानी ग्रुप ने करीब 13 अरब डॉलर के शेयर गिरवी रखे। खबर के बाद ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी जमकर गिरावट। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गारंटी रिटर्न वाले एल्गो पर उठाए सवाल। चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा एल्गो में होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी, हालांकि एल्गो ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है सेबी। बसंती घोड़ा बैठी है, समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमरे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़वा को नहीं मालूम सनीमा है। और चले गए हम सबके गजोदर भैया। 58 साल की उम्र में हुआ निधन, PM ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा सावंत, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरेन। और भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है और ये इनफैक्ट आना तय थी, क्योंकि एक बड़े ग्लोबल इवेंट में हम उतर रहे हैं। याद रखिएगा, कई दिनों से हम कह रहे हैं फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक का आउटकम आएगा। आज 21 तारीख है। आज भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे रात में दरअसल फेडरल रिजर्व की तरफ से सीधी कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी कि इकोनॉमी को लेकर क्या तस्वीर बन रही है, इन्फ्लेशन कितना नियंत्रण में आया है और इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए फेडरल रिजर्व कितने और कड़े कदम उठाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट यही सोचकर चल रहा है। 75 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेट है, लेकिन उसके आगे करीब 1% तक की भी रेट हाइक आ सकती है। उसी के मद्देनजर ऊपरी लेवल से बाजार थोड़े से हल्के होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी देखिए 17,838 तक का हाई छूने के बाद इस समय 17,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी प्रेशर ऊपरी लेवल से। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ज़्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है निफ्टी के तुलना में। मिड कैप इंडेक्स ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी ऊपरी लेवल्स पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया है। बहुत ही माइल्ड यहाँ पर करेक्शन दोपहर में देखने को मिला और वो इंटेंसिफाई हो गया है, तो 100 पॉइंट नीचे ये भी आया। एडवांस डिक्लाइन रेशो की तस्वीर पूरी तरह से उलट गई है। कल तक हम यही देख रहे थे कि गिरने वाले शेयरों की संख्या कम थी बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन आज क्लियरली मुनाफा वसूली पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इस मुनाफा वसूली में बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। वीरू, गुड आफ्टरनून। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, और जैसे कल हम बात कर रहे थे, इवेंट से ज़्यादा दरअसल कमेंट्री पर बाजार की नज़रें होंगी, उसका ज़्यादा डर है। शायद वही रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट की
जो भी तेजी की पोजीशंस है वो एक बार स्क्वायर ऑफ करके जाएं। तो आज इंडेक्स में कोई वैसा ट्रेड दिख रहा है क्या लेने लायक जो शायद कल तक टिके? देखिए हर्षा, गुड आफ्टरनून। और देखिए हर्षा, डेटा वाइज बस दो चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पर। मैं बताऊँ यहाँ पे इसकी बड़े इवेंट से पहले वो ये था कि एफआईएस का डेटा अच्छा था, वो कैश में बायर थे, वो इंडेक्स के बायर थे, वो पुट शॉर्ट लेके बैठे हैं और 2 सेशन में उनकी तरफ से लगभग क्लोज टू 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे आए, पुट शॉर्ट, दैट वाज गुड। और यही एक कारण था, कल का डेटा थोड़ा बहुत ठीक था, स्ट्रॉन्ग था। हर्षता, मैंने आज क्लियरली कहा था कि अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, सुबह अगर मैं भी होता तो इस सेशन को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता। यहाँ लोग अपने फियर को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ग्रीड भी होगा, सब कुछ होगा। इस सेशन को किसी ट्रैजेक्टरी में बांधना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कल का डेटा देखते हुए मैंने हर्षता 2 चीज़ें कही थी। आइदर डोंट ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड मत करिए, और या फिर अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को 1/3 रखकर सिर्फ एक रेंज ट्रेड कीजिएगा। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, आप स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते हैं, तो बेस 1 शॉर्ट में नहीं करूंगा, बेस 1 के नज़दीक खरीदिएगा। मैंने आपको एक ट्रेजेक्टरी दी थी 710, 670, 680, ये मिले तो बाय कीजिएगा। हर्षता, आज का लो वही है। और मैंने ये भी कहा था कि आज सेकंड बेस हमको नहीं देखना है, हमें सरोकार एज अ डे ट्रेडर सिर्फ फर्स्ट बेस से होगा। एग्जैक्टली उसी के ऊपर से ये पुल बैक आया हर्षता, लगभग 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का। और मैंने ये भी कहा था अगर आपको लॉन्ग ट्रेड में सक्सीड हो जाए, अगर आपको 100, 50, 150 पॉइंट मिल जाए, तो प्लीज़ याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस जोन है आज का 17,840, 17,851, 17,910, उस ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को लेके निकलने का वक्त होगा। और आज की इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी है 840। तो वो जो रेंज डिफाइन की थी हमने ऑप्शन बेस कल का और ऑप्शन रेजिस्टेंस, उसने काम बखूबी किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हर्षता। अब इस बाजार को थोड़ा सा और गैस करना आखिरी 1 घंटे में, मेरे ख्याल से अगर आप देखें वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर आपने ये ट्रेड ले लिया है, सक्सीड हो गए हैं आप इस ट्रेड में, तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेके प्रॉफिट्स बाहर निकलिए। मैं न्यूट्रल जाना चाहूँगा। और हर्षता, एक और चीज़, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा बाजार को किसी भी। अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस में, ये बाजार वीकली बेसिस पे जब तक अपने 17,403 के क्लस्टर, दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक उसके ऊपर है, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा। स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी, स्पेशली पिछले 3-4 दिन में एफआईएस के कमिटमेंट को देखते हुए, उनके कैश कंपोनेंट को देखते हुए, उनके इंडेक्स लॉन्ग को देखते हुए, उनकी पुट शॉर्ट को देखते हुए, ये अप्रोच रही निफ्टी की। निफ्टी बैंक लेके आइए, क्या बात की थी हमने आज, जरा निफ्टी बैंक का बेस 1 लेके आइए। दोनों ही इंडेक्सेस में आपका सरोकार आज होना चाहिए बेस 1 से और रेजिस्टेंस 1 से। बेस 1 क्या था? इट वॉज 41,110। अवॉइड ट्रेड कीजिए, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो इस बेस 1 के इर्द गिर्द नज़दीक खरीदीजिएगा। और निफ्टी बैंक का जो इंट्रा डे लो है वो एग्जैक्टली यही है, 40,870, ये हमारा बेस था। वहाँ पे अपने अगर ट्रेड पिक किया होता हर्षता, तो लगभग आप इस वक्त 330 पॉइंट के प्रॉफिट्स पे थे। लेकिन एक बात मैंने और कही थी कि अगर आप उस जोन में, उस क्लस्टर में बेस 1 के आसपास एक लॉन्ग ट्रेड ले लें, तो जब भी प्रॉफिट्स मिले लेकर बाहर निकले। एंड स्पेशली रेजिस्टेंस की प्लेट ले आइएगा। अगर रेजिस्टेंस का जोन यानी वो क्लस्टर आपको मिले, क्या है वो, 41,510, 630, तो डेफिनेटली निकले गया। लेकिन अगर मैं होता और इस ट्रेड पे प्रॉफिट कमा चुका था 300 पॉइंट का, तो मैं एग्जिट कर लेता हर्षता। आइए जरा मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि कल के प्रोस्पेक्टिव से बाजार कितना फियर फील कर रहा है या फिर कितना ग्रीडी है। कल हर्षता, थोड़ा वक्त लूंगा हर्षता मैं यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इवेंट और हमारा एक्सपायरी डे है। कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स लेके आइएगा 22 सितंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि फेड के निर्णय के साथ कहीं ना कहीं अपने आप का एक शेप लेने की कोशिश कर रहा है। लुक एट 17,700, 600 एंड 17,500। हर्षता, स्टिल यहाँ पे 1.5 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं। दैट मीन्स बाजार थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जोन वॉलेट नहीं होगा। और कॉल्स में सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी भी 18,000 पे है। ऑप्टिमिस्टिक मेरे को इस डेटा के मुताबिक निफ्टी लग रहा है अपसाइड को लेके हर्षता। तो मैं नो शॉर्टिंग थॉट्स, बाय ऑन डिप्स, कोई बड़ा डिप आएगा तो भी बाय लेंगे, न्यूट्रल जाइए।
17,403 ये ट्रेजेक्ट्री जब तक नहीं सरेंडर कर रहा है निफ्टी, नो शॉर्टिंग थॉट व्हाटसोएवर। हर्षदा, ओवर टू यू। तो शॉर्ट से दूर रहें, इंडेक्स का ट्रेड से बचे, लेकिन कहां पर एक्शन है? स्टॉक स्पेसिफिक्स। और स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात कर लेते हैं वीरू। आज दरअसल तेजी की तरफ एफएमसीजी कंपनियों की एक छड़ी लगी हुई है, क्रॉस द बोर्ड तेजी की पोजीशंस, उस पर आगे डिटेल में बात भी करेंगे हम, लेकिन फटाफट देख लेते हैं किन किन स्टॉक्स में तेजी है। ब्रिटानिया 2.5 से 3% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ, HUL 1.5% ऊपर है, तो ITC में भी हमने देखा 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली। आज कमेंस के ट्रेड में भी हमने देखा करीब 2% से ज्यादा का इजाफा दरअसल दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तेजी वाले काउंटर्स क्लियरली आज की जो सपोर्ट मिला है वो FMCG काउंटर्स, FMCG इंडेक्स के बल पर ही मिला है। लेकिन क्या पिट रहा है? इसमें कुछ सीमेंट कंपनियां, सीमेंट्स में हमने देखा था वो अंबुजा ACC की अदानी के साथ डील के बाद एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, बड़े कंसोलिडेशन की उम्मीद थी। आज करेक्शन मोड में आ चुका है ये सेक्टर, 4% नीचे श्री सीमेंट। अदानी पोर्ट आज 2.5% के करेक्शन पर, ACC खुद 5.5% नीचे है, और अदानी एंटरप्राइजेस में भी हमने देखा है 4-4.5% तक की गिरावट। तो दरअसल अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, अदानी ग्रीन को छोड़ दें क्योंकि उसमें एक तरफा हरकत देखने को मिल रही थी, आज कुछ प्रेशर बनता हुआ उस अपडेट पर कि इन्होंने मेजॉरिटी हिस्सा ACC और अंबुजा में अपना फिर से प्लेज कर दिया है दरअसल। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति, लेकिन मार्केट में अब हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, इंडेक्स पर क्या को व्यू है, या फिर सीधे स्टॉक्स में ही उतरेंगे, बात करेंगे आज हम राहुल शर्मा से। मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़े हैं, गौरांग शाह भी, कुछ देर में चंदन तापड़िया को भी जोड़ेंगे। ये सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए इस बड़े ग्लोबल इवेंट से ठीक पहले। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और राहुल जी अपनी बजाज फाइनेंस, राहुल जी अपनी निफ्टी की 21,000 की ट्रैजेक्टरी को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, बहुत आश्वस्त हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले आई थिंक अभी आपने कुछ देर पहले मेरे को भी सुना होगा डेटा देखने के बाद, मैं बाजार में किसी बड़े डिप को बाय करने का इच्छुक हूँ, लॉन्ग का इच्छुक हूँ, बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? और इतने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स के बीच में, वॉर हुई, रेट हाइक्स हुए, इन्फ्लेशन की वाइल्ड फिगर्स के बीच में, बट आप स्टिल 18,000 की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी मैसेज क्या दे रहा है आपको? जी वीरेंद्र जी, देखिए मैं काफी सहमत हूँ आपके व्यू से कि इवेंट है, एज अ रूल ऑफ थंब इवेंट में कोई बड़ी लेवरेज पोजीशन लेके ना जाए। इनफैक्ट अगर कल मार्केट फुल टॉस बॉल देता है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाती है, तो मेरे हिसाब से एक दिन में ही पूरी की पूरी नेगेटिविटी मार्केट डाइजेस्ट करके ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो मार्केट की जो ट्रेजेक्टरी है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर है। अगर डिप आएगा तो खरीदेंगे, या कल इवेंट के बाद अगर समझो 75 की रेट हाइक आ जाती है तो पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है और वहां से शुरुआत हो सकती है। तो हमें फोकस करना है उन स्टॉक्स के ऊपर, उन इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, यानी कि अगर गैप डाउन होती है तो कम गिरेंगे और अगर गैप अप होती है तो पार्टिसिपेशन अच्छा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, इंडेक्स पे कोई बड़ी ट्रेड ना लो। हालांकि व्यू जो है मेरे हिसाब से 18,000 का ही है, इंटैक्ट है। अगर डिप मिलेगी तो बाई करेंगे। कहीं ना कहीं 17,430 का जो लेवल है, जो हमने 3 दिन पहले लो बनाया था, वो लो एक क्रूशियल पाइवेट का काम करेगा, जहां पे स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और इनफैक्ट कोई वोलेटिलिटी आती है, जैसे आज भी हमने देखा 11:30 बजे के आसपास पुतिन की स्पीच के बाद मार्केट में हमने वोलेटिलिटी देखी। लेकिन खास करके जो 670 का लेवल था निफ्टी के अंदर, 17,670 का, वो डिफेंड हुआ और इंट्राडे एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो हमारा व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप वाली रणनीति है। इवेंट है तो लेवरेज पोजीशन ना ले, कैश पे पोजीशन लेके चल सकते हैं। ओके, आपका स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया राहुल जी इस वक्त का? जी देखिए, हमारी नजरें रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही लंबे जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इनफैक्ट आप अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बाय करना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2750 तक के टारगेट्स आपको महीने भर में देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रिलायंस को बाय कीजिए, 2425 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि दिवाली तक यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा ऊपर की तरफ हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है, यानी कि अगर कल गैप डाउन होता है तो ज्यादा नहीं टूटना चाहिए रिलायंस, और अगर गैप अप होता है तो आई थिंक यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऊपर में अच्छा मिलेगा। दिवाली तक अच्छे मुनाफे की बात करें, आपने कोई टारगेट नहीं दिया स्पेसिफिकली राहुल जी इस पे?
देखिए 2750 तक के टारगेट रिलायंस पे बनते हैं। पोजिशनल ट्रेड है, महीने भर का टाइम फ्रेम है। मुझे लगता है कि दिवाली तक ये टारगेट आ सकता है, उसके पहले भी हो सकता है, जो हिसाब से आजकल मार्केट में मोमेंटम है। और ओवरऑल देखिए रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिव बेसिस पर बहुत ही कम रहा है। अगर हम रिलेटिव कंपैरिजन करें तो ये जो लास्ट लेग ऑफ रैली आई निफ्टी के अंदर, उसमें रिलायंस ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये कैचअप रैली भी हमें लगता है कि यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। रिलायंस 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास चल रहा है और निफ्टी तकरीबन 800 पॉइंट ऊपर है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि काफी बड़ा गैप रह गया दोनों स्टॉक्स के अंदर। तो ये हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा कैचअप ट्रेड यहाँ पर आने वाले दिनों में बन सकता है। जी रिलायंस पे याद रखिएगा एक कॉल है और ये इन्वेस्टमेंट कॉल भी है, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का जो रिलायंस जो है वो इस चैनल को यानी CNBC आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और हर्षदा, दीपावली का जिक्र हो रहा है तो इस बार दीपावली में दिए तो जलेंगे, लेकिन घी के दिए जलेंगे ITC के इन्वेस्टर्स के घर में। एक ज़माने बाद इट्स नाउ एट करियर हाई। बस मैं यही कहना चाह रहा था, आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाह रहा था हर्षदा। एट 342 इट्स एट करियर हाई। हर्षदा, वाओ, एक्चुअली ITC में इस साल करीब 56% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं वीरू। तो आपने सही कहा। इनफैक्ट ITC के निवेशकों के लिए दिवाली तक का इंतजार नहीं, आज ही दिवाली होली सब कुछ बन गई है। जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है और ऑफ कोर्स लाइफ हाइज पर ये जो स्टॉक खड़ा है अस्टाउंडिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल हिलता नहीं था। लेकिन 2022 का साल दरअसल ITC के नाम है। इस पर भी राय लेते हैं। मानस, इस पर पहले बात कर ली जाए क्योंकि ITC स्टार ऑफ द मोमेंट, स्टार ऑफ दिस ईयर रादर। ये बताइए अब 342 आगे ब्लू स्काई में कहां तक और उड़ेगा ये? तो देखिए कन्विक्शन आइडिया के लिए मैंने ITC को शॉर्टलिस्ट किया था और ITC में देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके बाद आपको करीब 12 से 15 रुपए के मूव देखने को मिल सकते हैं। जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब 354 355 के आसपास का आता है। लेकिन अब यहाँ से अगर आपको इस तेजी को प्ले करना है तो आई थिंक ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड लेना चाहिए। 340 का कॉल ऑप्शन ले, 5 रुपए 45 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 3 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और 10 रुपए के टारगेट सेट करें। तो जब ITC की बात होगी तो उसके बाद अगर कन्विक्शन आइडिया की बात करें तो कन्विक्शन आइडिया के लिए बजाज फिनसर्व पे ध्यान दीजिए। देखिए स्टॉक तैयार हो गया एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 315 से लेकर 320 का जो रेंज है उस पर रेजिस्टेंस जरूर है, बट अब पैटर्न को देख के लगता है कि रेजिस्टेंस स्टॉक ब्रीच कर लेगा। करीब 100 से 125 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी मार्केट काफी वोलेटाइल है, इसलिए ऑप्शन के थ्रू ही इसको तेजी में पार्टिसिपेट करेंगे। बजाज फिनसर्व का 18,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे जो कि 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 35 रुपए का और 80 रुपए के टारगेट सेट करिए। 80 का टारगेट रहेगा, 1800 का याद रखिएगा कॉल आपने लेना है। गलती से मानस ने 18,000 कह दिया, लेकिन 1800 का कॉल है ये। 80 का टारगेट रहेगा, 50 के आसपास है, यानी कि 30 रुपए बनने के पूरे चांसेस। ये है बजाज फिनसर्व पर ट्रेड। और अगर आप ITC को देखकर अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं लिया, तो मौका अब ऑप्शंस में ट्रेड लेने का ज्यादा है वर्सेस सीधा कैश मार्केट या फिर फ्यूचर्स में अगर आप खरीदे। ट्रेडर्स के लिए दरअसल 340 का कॉल लीजिए जो आपको दिख रहा है करीब 5-5.5 रुपए के आसपास, और ये डबल होने के पूरे चांसेस हैं। 10 रुपए का टारगेट यहाँ पर मानस ने दिया है। तो 2 दिग्गज काउंटर्स पर राय आती हुई, इनफैक्ट 3 दिग्गजों पर ही ट्रेड आया है। कावा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? बस मैंने चुना तो ITC था, लेकिन अब उसको स्किप कर लूँ। अब उसका नेक्स्ट बेस्ट थिंग आई थिंक कमिंस इंडिया। अब यहाँ पर मोमेंटम मिला है, ये मैंने 1 बजे भी शो दिया था, इसको रिपीट कर रहा हूँ। 1260 का स्टॉप लगाइए कमिंस इंडिया पर, ट्रेड कर रहे हैं 1274 कमिंस इंडिया। टारगेट क्या है? 1300, मुझे लगता है वहां तक जाएगा। तेजी है, मोमेंटम है और रफ्तार भी पकड़ रहा है कमिंस इंडिया। ओके, कमिंस इंडिया याद रखिएगा डे हाई पर है और ये आज हमारा पहला ट्रेड था। ये प्री ओपन का डिस्कशन का पहला ट्रेड था, पोस्ट ओपनिंग ये पहला ट्रेड था। आशीष चतुर्वेदी जी के सौजन्य से आया था। इट्स नाउ एट ऑल टाइम हाई। अपने ट्रेड की 2, 2.25 से लेकर अगर आप देखें 3.5 तक की थीम रखिए, ऑल स्टॉक्स जो कि इस वक्त डे हाई पर है। कमिंस एट डे हाई, ITC एट डे हाई। एक बार लेके आइए केमिकल स्पेस में जरा UPL लेके आइएगा। राजेश सतपुते जी, UPL पिछले 2 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर को 724 मेरे स्क्रीन पे मार्क हुआ। बजाज फाइनेंस एट डे हाई। UPL करीब 723.40 पे मेरे ख्याल से डे हाई है। यस, इसने 12 बजे के नहीं 11:23 का हाई भी काट दिया। राजेश जी कोई व्यू आपका UPL पे?
अगर इस क्लोजिंग को ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करें? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक, 200 EMA के नीचे एक पुल बैक मोड में, आपका व्यू और आपका कॉल इस वक्त का। वीरेंद्र जी देखिए, यूपीएल का जो स्ट्रक्चर है, मैंने सुबह भी कहा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डेंट हुआ है, थोड़ा वीक हुआ है। हालांकि इसमें एक पुल बैक मिल रहा है, लेकिन ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से 730 735 जो इसका 10-20 DMA का क्लस्टर है, वहां तक जा सकता है। मैं इसको ना नहीं कहता, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस काउंटर। मैं यहाँ पे पुल बैक ट्रेड नहीं करूंगा, रादर मैं स्ट्रेंथ के साथ जाऊंगा। देखिए, 3 स्ट्रेंथ मुझे जो दिख रहे थे, उसमें से एक आईटीसी था, वो कवर हो चुका है, कमिंस था, वो भी कवर हो चुका है। लेकिन मेरा जो ट्रेड रहेगा वो उसके बाद रहेगा, वो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। HULQ, देखिए HUL का जो ब्रेकआउट मिला है, इट्स अ फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, और जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 2610 का। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 2680 का। सो HUL बाय करना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 2600 का, और टारगेट सेट करना है 2600 के 80 के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपको ऑप्शंस में करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, इवेंट है, तो 2640 का कॉल ऑप्शन बाय करें, करीबन 30 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस 22 का लगाए और टारगेट सेट करें 50 का। तो ये जो HUL का 2640 का कॉल ऑप्शन है, वो आपको सेफ्टी भी देगा। 40 का HUL का कॉल लेकर चले, ये तेजी की तरफ भागता हुआ शेयर 31 पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर मौका खरीदारी करने का। गौरांग, आफ्टरनून, बताइए आपके लिए कन्विक्शन आइडिया क्या है इस समय? धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ऑटो क्षेत्र में आज सुबह कुछ खबर आई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के, वो जो अतिरिक्त हिस्सेदारी स्वराज इंजन्स में खरीदने की बात थी, और इस स्टॉक के ऊपर हमने पहले भी बात करी है और राय दी है निवेश करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो भी रणनीति कारोबार को लेकर के आने वाले भविष्य में ये कंपनी सोच करके आगे चल रही है, और मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब हम पहली इलेक्ट्रिक XUV 400 को आते हुए देखेंगे, बाजारों में उतरते हुए देखेंगे। तो ये पूरा, और इसके साथ और भी कई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉन्चेस की बात करी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से M&M को मैं पसंद करूँ। आपको पसंद है, करीब 0.5% ऊपर। अब M&M के लिए क्या फायदे होंगे? याद रखिएगा, स्वराज इंजन्स जो है वो दरअसल डीजल इंजन्स मैन्युफैक्चर करता है महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के लिए, तो वहां पर क्लियर कट सिनर्जी है। इस स्टेक खरीदने के बाद जो M&M का कंट्रोलिंग स्टेक है वो स्वराज इंजन्स में आ जाएगा, वो एक पॉजिटिव है। स्वराज इंजन्स बाय इटसेल्फ एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेटिंग इंजन रहा है, 15% का औसतन इसकी रेवेन्यू ग्रोथ थी पिछले FY22 पिछले साल। साथ ही साथ हर साल हमने देखा है FY20, 21, 22 इजाफा ही देखने को मिल रहा है, तो वो फायदा दरअसल M&M के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, और क्लियरली उनके लिए बिजनेस भी और स्केल करने की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। अपने जो ट्रैक्टर बिजनेस या फिर अपने एग्रीकल्चरल मार्केट शेयर को कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, उसमें भी एक मौका। अच्छा गौरांग, अगर कोई स्वराज इंजन्स का स्टॉक होल्ड कर रहा है, उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या इवेंचुअली दोनों एंटिटीज मर्ज हो जाएंगी? मर्ज होने की संभावना फिलहाल तो कम लग रही है हर्षिता, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है तो हमारी खरीदारी की राय स्वराज इंजन्स में भी है। और जैसे आप सही जिक्र कर रहे थे, स्वराज इंजन्स महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के लिए इंजन बनाती है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही लंबे समय से जानी हुई कंपनी है स्वराज इंजन्स, और इनकी जो काबिलियत है वो मेरे ख्याल से, और जो अनुभव है इनका इस क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। देखना जरूरी ये होगा कि धीरे धीरे करके कि आखिरकार स्वराज इंजन्स टेक ओवर हो जाता है M&M से या नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसी बात आती भी है तो मेरे ख्याल से एक सकारात्मक चीज होगी अगर M&M और स्वराज इंजन्स का विलय होता है। अभी तक वो बस एक गेस था कि क्या ऐसी स्थिति उभर कर आएगी। स्वराज इंजन्स फिलहाल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसमें महिंद्रा का स्टेक ऑफ कोर्स बढ़ गया है। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पॉटिंग करते हैं। किन काउंटर्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी? अच्छा, आईटीसी का जो जिक्र हुआ था, उस चर्चा के बाद आईटीसी में दरअसल और जान, करीब 0.5% के और गेन्स देखने को मिल रहे हैं, 2% ऊपर। राहुल शर्मा ने कल काफी डिटेल में दरअसल बजाज फाइनेंस पर एक ट्रेड दिया था। 7,725 के लेवल्स है, इनका टारगेट 10,000 का था। राहुल, ये एफएमसीजी स्पेस में कोई ऐसा कन्विक्शन ट्रेड आपको दिख रहा है क्या?
जी देखिए, दो काउंटर्स पर नजर है, एक हिंदुस्तान लीवर और एक ब्रिटानिया। दोनों के अंदर आज डेटा सेटअप काफी बढ़िया है। देखिए, मैं हिंदुस्तान लीवर पे यहाँ पर बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है लीवर में यहाँ पर 2750 तक की तैयारी हो रही है। स्टॉक ने तकरीबन जो एक महीने से करेक्टिव फेज चल रहा था उसे आज कंप्लीट किया है और मुझे लगता है कि अब स्टॉक यहाँ पर निकलने के लिए तैयार है। तो इसे 2580 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। तकरीबन 100-125 रुपए की अपसाइड यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान लीवर में। HUL में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और ये एक स्टॉक है जहां पर आप तेजी की पोजीशंस लेकर चले, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक खरीदारी का मूड बनेगा। गौरांग, क्योंकि FMCG पर इतना डिटेल में हमने डिस्कशन पहले टेक्निकली किया, फंडामेंटली अगर आपने एक ट्रेड लेना हो वो किस कंपनी के साथ होगा? थोड़ा धर्म संकट में डाल देने वाला प्रश्न आपने पूछा है हर्षदा, क्योंकि हमारी जो सूची है FMCG क्षेत्र की वो बहुत लंबी है और हम अक्सर ये कहते हैं पिछले साल भी जो वित्तीय साल में FMCG क्षेत्र को लेकर के लागत खर्च, महंगाई दर, इनपुट कॉस्ट को लेकर के वॉल्यूम्स में धीमापन देखा था, तो काफी लोगों ने इस क्षेत्र से दूर रहने की राय दी थी। लेकिन हमारी पसंद काफी सारी है यहाँ पर, HUL तो है ही है यहाँ पर, लेकिन अगर मुझे कोई एक कंपनी जिसका मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां थी कारोबार को लेकर के, वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हालांकि ये शेयर मेरे ख्याल से 600 साढ़े 600 जो चलना शुरू किया है वो 800 के ऊपर जा करके टिका है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हम देख रहे, कंसोलिडेशन देख रहे, लेकिन अगर जो भी ब्रह्मांड FMCG का है उसमें जो हमारी कंपनी है उसमें से अगर मुझे एक कंपनी चुनने है जो आपका प्रश्न का उत्तर देना, तो वो होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर आज 103 के स्तर पे अगर आप देखें पिछले कुछ समय से थोड़ा सा प्रेशर में है और एक ट्रेजेक्ट्री पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। 810, 820 और 805 के बीच में आज करीब 804 पैकेट ट्रेड करता हुआ। चलिए यहाँ से भी काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बदलते हैं और यहाँ से अब हमारे ट्रेड्स पर फोकस करना शुरू करते हैं। आज चार का चौका में पहला ट्रेड जो है सस्ता ऑप्शन, ये राहुल शर्मा जी के सौजन्य से आएगा। राहुल जी बताइए, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? चॉइस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रेड पिक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट यही काम आप करते हैं खूबसूरती से। बताइए आपका कॉल क्या है इस वक्त का? शुक्रिया वीरेंद्र जी। देखिए, यहाँ पर आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 2540 का जो कॉल ऑप्शन है 34 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस ऑप्शन में आपको 50 से लेके 75 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 15 रुपए का। और मुझे लगता है कि रिलायंस का जो खास करके जो सेटअप है 200 दिन के ट्रेड करना, साथ ही में ओवरऑल लास्ट 3 सेशन से जो एक तरह से हमने स्टॉक में स्ट्रेंथ देखी है, इनफैक्ट जो सेलिंग है वो रुक चुकी है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि एक रिबाउंड ट्रेड यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में देखने को मिलेगा जो स्टॉक को 2600 रुपए तक ले जा सकता है। तो 75 के टारगेट के लिए आप 2540 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि निफ्टी के साथ रिलायंस में भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। देखिए रिलायंस अगर आप देखें, आपने एक कॉल दी पहले भी और अभी भी आप सस्ता ऑप्शन में रिलायंस की कॉल दे रहे हैं। देखिए बतौर एक इंडेक्स एनालिस्ट में एक बात कहना चाहूँगा आपसे, मैं रिलायंस नहीं, मेरे लिए सिर्फ ये प्राइस है 2519 रुपये का, ठीक है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करिएगा, रिलायंस का जाइएगा वीकली चार्ट्स पे ड्रॉ कीजिएगा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और या फिर डेली पे मॉनिटर करना है तो आप इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर सकते हैं। दरअसल बाजार में हर चीज़ चल चुकी है, कि रिलायंस ही जो है इसने अभी तक वो 15,600 से लेकर 18,100 में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। बट ये पॉइंट जो है ना, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब आप इसको चार्ट पे देखेंगे, सिंस 15 मई 2020 ये एवरेज कभी भी वीकली चार्ट्स पे एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं कोलैप्स्ड रहा है, उसके नीचे रिलायंस नहीं रहा है। और इस वक्त वो एवरेज जो फ्लोट कर रहा है वो कर रहा है करीब करीब 2470 2480 के बीच में। सिंस इस होल्ड सब्सटेंशियल वेटेज इन इंडेक्स, मेरा ये आकलन था, तो ये राहुल जी की बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वक्त। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें आज जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा अपोलो आज सुबह से अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था और करीब करीब 2628 पे डे हाई पर है। और यहाँ पे इसकी बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि इसने अपना 10 अगस्त का जो हाई है
वो काट दिया। वीकली कैंडल बहुत ही स्ट्रांग, और मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप वीकली चार्ट जाइए, अपोलो के ड्रॉ करिए। मानस ध्यान दीजिएगा प्लीज़ इस बात पे, 17 दिसंबर यानी दिसंबर लास्ट वीक में जब ये कोलैप्स हो रहा था, यहाँ ब्रेकडाउन आया था, और ये जो वीकली चार्ट पे फॉलिंग चैनल थी वीकली चार्ट्स पे, वो अब बाइसेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब अपोलो हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो बाइसेक्ट हो गई है। आपकी राय क्या होगी बताइए अपोलो हॉस्पिटल्स पे? ये बहुत पॉजिटिव पैटर्न्स हैं, क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, वो करेक्शन स्टॉक को 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं ले गया, और जब वी शेप रिकवरी देखने को मिली है तो एक ही दिन में हमने 4 दिन की जो गिरावट थी उसको कल कवर कर लिया था। 4500 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब देखिए पॉइंट ये है कि मेरा तो समझना है कि ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करेगा और ये 4900 4950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो पोजिशनली एक ट्रेड लेना चाहिए करंट लेवल्स पे भी, क्योंकि 2 दिनों की अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, बट फिर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है। इसलिए मेरा तो समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4480 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 4900 के टारगेट के लिए। 4629 एक बहुत ही खूबसूरत वीकली चार्ट, बहुत ही खूबसूरत डेली चार्ट, और लगभग समझ लीजिएगा कि ये 9 महीने की फॉलिंग चैनल से स्टॉक बाहर निकलता हुआ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। और एक दो स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एक बार आप लेके आइएगा एरिस लाइफ साइंसेस, इस मेरी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है ये स्टॉक, और अच्छा मूव देकर 709.50 पे ट्रेड करता हुआ। ये भी एक ऐसा स्टॉक जो कि एक मल्टी मंथ बेस बनाने के बाद ऊपर निकल रहा है। कैश का कॉस्ट स्टॉक है, याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी, पिछले 29 अगस्त से लेकर अब तक सारी कैंडल्स का लो लगभग 3 एवरेजेस कमांड कर रहे हैं। वहीं पर 50 है, वहीं पर 100 है, वहीं पर 200 है। इसमें कोई आपको बाइंग एक्शन जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है? तो वीरेंद्र जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जिस तरह से ये जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है इसका, यानी 50, 20, 10, 100, 200 जितने भी है, वहाँ पे इतना अच्छा बेस बना है 680 से लेके आप कह सकते हैं 700 में। तो ये बेस को इतना अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पे व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। आई थिंक अगर आप इसको थोड़ा तो 720 का इसका ब्रेकआउट दिखता है, जो इसका आज का अगर आप कहते हैं कि स्विंग का पहला रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ये 720 निकाले तो ये 750 का टारगेट अनफोल्ड करेगा, यानी खुल जाएगा नेक्स्ट टारगेट। तो अगर आपको पोजीशन लेनी है, बनानी है, तो डेफिनेटली बनाइए। स्टॉप लॉस जो है वो आपका प्लेस होगा 700 के नीचे। एक लाइफ साइंसेस आपके स्क्रीन पर आप देखें अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और राहुल जी का सस्ता ऑप्शन हो गया यहाँ पर। अब वक्त है थोड़ा सा 4 का चौका की बात करने की, और FNO सुपरस्टार आज का राजेश जी के सौजन्य से ही आएगा। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे जो नजर है वो FMCG पे अटकी हुई है। अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्ट वहीं पे है। तो देखिए HUL का तो मैंने किया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेफ्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे लोग अगर पोजीशन रखते भी है तो तकलीफ ना हो, तो दैट इज ITC। देखिए ITC में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जिस तरह से ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बनता है 350, लेकिन टेक्निकली अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो 360 365 को अनफोल्ड कर रहा है। तो ITC का ही ट्रेड लूंगा 340 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 338, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 348 टू 350, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ITC ओनली। ITC पसंद है जनाब आपकी, सबकी यही है इस वक्त ITC। अच्छा, ITC के लिए अगर आप देखें, फॉर्चुनेटली आई मीन इसके जो 3 पिलर्स हैं, FMCG कारोबार वो अच्छा रहा, सारे स्टॉक्स चले। होटल कारोबार वो अच्छा रहा, उसके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम है। और बाकी अगर आप देखें जो पेपर बिजनेस है वो क्या मजबूत चल रहा है, ये आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस दौर में मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग JK पेपर। आई मीन क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने, नंबर्स कितने शानदार थे। 394 पे अभी भी इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो ITC का इस बार चलना, डोमिनेट करना, उसके पीछे सबसे बड़े ठोस कारण थे कि जितने भी वर्टिकल्स हैं इनके बेहद शानदार रहे इस बार। अच्छा देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा नई ट्रेड से फोकस नहीं करूँगा आज, बहुत थिन चॉइस रखेंगे, बहुत सिलेक्टिव रहेंगे, ज़्यादा ट्रेड से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से और जिसे कहते हैं स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं एक बड़े मूव के लिए,
आज सुबह मैरिको की बात हुई थी, मैरिको का जिक्र मैं यहाँ फिर करना चाहूँगा। मैरिको का चार्ट लेके आइए, कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे और रखिएगा लगभग आप इसको साल भर के टाइम फ्रेम में। राहुल जी एक बार जरा मैरिको को देखिए। आई थिंक आपको याद होगा लास्ट वो 27 अप्रैल 2021 वाला मूव, जब ये स्टॉक लगभग 400 से करीब 605 की ट्रेजेक्टरी में चला गया था, बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग दिया था। इसने अब लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 7 महीने की सीरीज टाइम स्पेंड करने के बाद एक रेंज में अपनी हायर रेंज को चौथी बार स्ट्राइक कर रहा है। पहली बार किया था अप्रैल में, उसके बाद किया था मई फर्स्ट वीक में, उसके बाद किया था मई लास्ट वीक में। इट्स फोर्थ अटेम्प्ट। आपकी राय क्या करना चाहिए मैरिको में? देखिए मैरिको में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, जैसे आपने कहा 545 550 के रेंज में मल्टीपल टॉप्स है स्टॉक को, और मेरे हिसाब से 550 अगर जब निकलता है तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि जल्दी वाला स्विंग मिल सकता है, जहाँ से 10 से 15% बन सकते हैं। और ये डिफेंसिव स्टॉक है। एफएमसीजी में देखिए जनरली इतने बड़े 10-15% वाले मूव्स जनरली आते नहीं है बहुत जल्द, बट यहाँ पर एक ऐसा सेटअप है जो ये मूव दिला सकता है। एज ऑफ नाउ देखिए थोड़ा वॉल्यूम्स में स्पाइक जरूर है लास्ट 2 दिन से। इनफैक्ट हमने इसे एज अ कंडीशनल ट्रेड मैप किया हुआ है। अगर 550 का लेवल निकलता है तो यहाँ पर आई थिंक एक ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ इन लेवल्स पर लेने की राय नहीं रहेगी क्योंकि ब्रेकआउट आया नहीं है। आई थिंक 550 क्रॉस करता है तो एक छोटा 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है कि ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ से आपको 600 से लेकर 625 रुपए तक के लेवल्स ऊपर में बन सकते हैं। मैरिको आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अच्छा करता हुआ, स्ट्रांग मूव देता हुआ यहाँ पे। और देखिए एफएमसीजी बास्केट के जरा मैं ओआई को मैं इनफैक्ट क्लासीफाई कर रहा था, इनफैक्ट कैसे कैसे बिल्डअप है यहाँ पे। देखिए मैं एक पहले देखा था केमिकल बास्केट है, मैं एक बार एफएमसीजी बास्केट रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर, और थोड़ा वक्त लगेगा, 2 सेकंड अगर आप देखें एफएमसीजी बास्केट में। और इसमें आज एक स्टॉक और जिसने बहुत ही अच्छा ओआई एडिशन देखा है। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ लिखाइएगा बाटा को स्क्रीन पे एक बार। ये ही आज जो स्पेस था ना सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। एफएमसीजी बास्केट में टोटल 0.4% प्राइस अप्रिसिएशन था। और बाटा में आज बिल्डअप कितना है जनाब? बाटा में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, ओआई डिक्लाइन है, ओआई कम हुआ है, यानी ओआई का कम होना प्राइस का बढ़ना, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग। गौरांग जी बाटा पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? हालांकि हमारे पास एक अच्छी चॉइस करने का मौका भी है। आई मीन कैश के स्टॉक्स में वी हैव लखानी, लिबर्टी, और हमारे पास एक कैंपस, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है। आपकी चॉइस इस वक्त फुटवेयर सेगमेंट में क्या रहेगी? क्या प्रेफर करेंगे या फिर इस स्पेस को अवॉइड करेंगे आप? वीरेंद्र, अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक थीम है कंजम्पशन की, खपत। और मेरे ख्याल से कुछ 3 हफ्ते पहले ही इसके स्टोर में गया था मैं, और जिस प्रकार के इन्होंने नए लॉन्चेस किए, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मेरे ख्याल से आपने जो नाम लिए उसमें खादिम्स भी आते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में से, लेकिन इस सभी नामों में से अगर मुझे एक नाम पसंद करना हो तो वो बाटा ही होगा। और एज अ डिस्क्लोजर वीरेंद्र, बुनियादी तर्क के आधार पर बाटा पर हमारी खरीदी की राय है। और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं, करीबन 2350 से 2400 का लक्ष्य है। और एक बहुत बड़ी बात ये हुई परिवर्तन के जो चाइना से डंप होता था फुटवेयर्स, वहां पर बहुत बड़ी तरीके से सरकार ने पाबंदी लगाई है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्थानीय मार्केट में जो भारतीय कंपनी है उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। अच्छा, ये आपने जो बाटा के डिस्कशन में एक बात कही कि अब महिलाओं के लिए भी, आपका कहने का मतलब ये है कि पहले एक तो स्टोर ऐसा था जिसमें पुरुष बड़े सुकून से जाते थे, अब वो सुकून भी छिन गया है? आपका कहने का मतलब ये है? ये कहने का मतलब तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि जिस प्रकार से पहले लिमिटेड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे सभी वर्ग के लोगों के लिए, वो अब इतिहास हो चुका है। नए प्रोडक्ट्स आपको पुरुषों के लिए भी मिलेंगे, महिलाओं के लिए भी मिलेंगे, जो युवा हैं उनके लिए भी मिलेगी, और बच्चों के लिए तो मैं ताज्जुब हो गया था जिस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफरिंग इनके पास। हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा। खैर अगर आप देखें वो लाइट मूड में बात कर रहा था आपसे यहाँ पे, मजाक के तौर पे। यस, अब अगर आप देखें बाटा के जब शोरूम में आप जाए ना,
आपको हर तरफ, हर उम्र, हर अगर आप देखें तो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर अगर आप देखें क्लास के लिए आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। खैर निफ्टी अगर आप देखें 17,744, इट्स 41,196 के स्तर पर अगर आप देखें आपका निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। जिन स्टॉक्स में अब एक्सट्रीम वीकनेस आ रही है उनको लेके थोड़ी सी बात करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा ऑडियो ना मेरे को वापस आ रहा है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा अगर आप देखें हटाइएगा। गौरांग एक और चीज़, आज एक बहुत बड़ा स्पेस जिसमें सबने खूब अच्छा पैसा बनाया वो था सीमेंट। लेकिन अब जिस तरीके से अगर आप देखें अदानी समूह ने एसीसी और अंबुजा का प्लेज रखा है, उसने आज थोड़ा सा इस स्टोरी पर एक या फिर प्राइस एप्रिशिएशन की जो थीम है उस पर एक पॉज लगाया। इस पॉज को आप कैसे देखते हैं? इट्स ए टेम्पररी पॉज, ये अपनी स्ट्रेंथ को रिज्यूम करेंगे या फिर इट्स ए टाइम टू से गुड बाय, जो ये एक वर्टिकल स्विंग मिला है उसके बाद? ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मैं कहूंगा, करेक्शन नहीं कहूंगा वीरेंद्र, इसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करूंगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अडानी जैसे समूह कंपनियों को ये जो दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी है वो प्लेज करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उनके खजाने तो काफी बेहतर तरीके से खनक रहे हैं और भरे हुए हैं, तो शायद कारण वही बता सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से सीमेंट क्षेत्र के शेयरों में हम बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। और अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मिड कैप फंडा का जब समय आएगा तो मैंने एक नाम इसी क्षेत्र से चुना हुआ। तो ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, मुनाफा वसूली कह लीजिए, या फिर वो फेड मीट के पहले लोग जो थोड़े बहुत कमजोर दिल के हैं, जिनके पास क्षमता जोखिम झेलने की कम है, वो शायद अपना मुनाफा समेट रहे हैं। तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहां पर होती हुई इन सीमेंट कंपनियों में। कुछ ही देर में, अगले 13 मिनटों में दरअसल एक मिड कैप फंडा ट्रेड भी आएगा गौरांग शाह की ओर से, तो उसके लिए लौटेंगे। एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर, और एक स्टॉक जो लगातार नए आसमान, नई ऊंचाई छू रहा है और नए समंदर पार कर रहा है, वो है कोची शिपयार्ड। स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। काफी तगड़ा मोमेंटम दरअसल देखने को मिला है और आज फिर ये काउंटर करीब 429 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ इधर 11% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। कोची की आज ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 11 रुपए की बढ़त है, आई बेग योर पार्डन। इस साल का अगर हो सके तो चार्ट दिखाइएगा, क्योंकि इन डिफेंस कंपनियों में तो भरपूर पैसे बने हैं और कोचिन शिपयार्ड इनफैक्ट जुलाई और अगस्त के महीने में मैक्सिमम रिटर्न्स दिखाने में कामयाब रहा है। मानस, कोई नई पर्सपेक्टिव से स्टॉक को आप पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब कोची शिपयार्ड ने अपने जो लास्ट 2021 के हाईज थे उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरे हिसाब से तो अब यहाँ से एक नया मूव स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें शायद 2020 के हाईज को स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 480 490 के आसपास है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट से पिछले 3 दिनों में एक स्मार्ट रैली देखने को मिली है, तो फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई डिप देखने को मिले तो आई थिंक 415 से 410 405 का जो रेंज है वहां पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए 385 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट्स बड़े सेट करिए 480 490 रुपए के। 490 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर लगे हाथ। काबा साहब एक बार BEML भारत अर्थ मूवर्स पर भी नजर डालें। 1574-75 के लेवल्स, और ये स्टॉक भी आज 2% ऊपर पार्टिसिपेट करने लगा है एक बार फिर। एग्रेसिव ट्रेड है, ले सकते हैं। मुझे अगर मैं होता तो मैं जरूर ले लेता। 1525 का स्टॉप लगाता भारत अर्थ मूवर लिमिटेड पर। टारगेट करीब 1625 से 1650 BEML 5 से 1650। इन स्टॉक्स पर देखिए आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज यहाँ पर नई ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है और हर दरअसल मौके पर, हर डिप पर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब BEML की खासियत यह है, जहां पर हाल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच सब ने इस साल थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाया है। BEML अभी भी इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है ईयर टू डेट, तो शायद एक मौका यहाँ पर अभी भी है पोजिशंस लेने का, ये कैचअप कर सकता है। तो ये है फिलहाल आपके लिए इन डिफेंस कंपनियों की तस्वीर। लेकिन अब मार्केट पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में बड़े दिनों बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है। ग्लैड टू हैव यू इन स्टूडियो। मुंबई कैसे आना हुआ है? मुंबई तो आपके लिए आना हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तो बात
कोविड के बाद ट्रैवल तो मुंबई तो पहले इसमें आता है, तो इसलिए आया था मैं। और परसों सेबी का MFSC भी है, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी, जी हाँ। तो मीटिंग के लिए मैं रुक रहा हूँ। ओके, वेरी गुड सर। मुझे ये बताइए, हम एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट में उतर रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो होगा हो जाएगा, भारत में ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हमें इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि भारत वो पहला देश था जिन्होंने सबसे पहले रेट हाइक का अनाउंसमेंट किया, और आज फेड का डिटेल आएगा, अगले हफ्ते फिर हमारी बारी होगी। इस तरह के सिनेरियो में आप जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का रवैया क्या है, अप्रोच कैसे रख रहे हैं? इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर इंडिविजुअल स्टोरीज, थीम्स को आइडेंटिफाई करके ही पैसा बन रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि फेड की रेट हाइक और RBI की रेट हाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्या बता रहा हूँ, कारण, रेट हाइक का कारण। अब RBI अपने पब्लिक स्पीक में कहती है कि इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन से बाहर है, तो इसलिए मैं रेट हाइक कर रहा हूँ। मगर असलियत ये है कि वो उनका रेट हाइक इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ असर नहीं रखता। जी हाँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि 48% आपको फूड का कंट्रीब्यूशन है, 15% ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल का, जिसमें रेट हाइक का कुछ असर, रेट हाइक खाली डिमांड को उतार चढ़ाव कर सकता है, नहीं? तो अमेरिका में ऑपोजिट है, 42% हाउसिंग का हाथ है। तो अमेरिका की रेट हाइक उनकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इंडिया में रेट हाइक बताते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल, बट एक्चुअली करेंसी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, राइट? वो असलियत है। तो इंडियन रेट हाइक के ऊपर हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारे डोमेस्टिक सिचुएशन को कुछ इंपैक्ट ज्यादा नहीं करती है। मगर अमेरिका की जो बात है ना, पहली बार कई दशकों में हम देख रहे हैं कि फोकस नॉर्मली एक सेंट्रल बैंकर का बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन होता है, इस बार ग्रोथ को उन्होंने छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। क्योंकि 1.5% से 8.5% तक जब इन्फ्लेशन जाती है और सामने सेनेट का इलेक्शन है दिसंबर में, तो कोशिश यही है कि किसी हालत पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाओ। मगर प्रॉब्लम क्या है, इस 1.5% से 8.5% की इन्फ्लेशन की बढ़त के पीछे 6% सप्लाई का हाथ है और 2-3% ही डिमांड का हाथ है। तो जितना भी कोशिश फेड करे डिमांड को घटाने के लिए, उससे इन्फ्लेशन 5-5.5 तक की आ सकती है। अब उसके नीचे आना है तो सप्लाई साइड में जो तेल, कमोडिटी, उनके दाम गिरने हैं, तो एकदम एक रिसेशन का माहौल आएगा, तभी कमोडिटी और तेल भयंकर गिरेगी और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो ये स्टेप वाइज प्रोग्रेस देखें तो रेट हाइक के बाद रिसेशन के बाद कमोडिटी डिफ्लेशन, उसके बाद शायद वो ग्रोथ के ऊपर वापस उनका ध्यान होगा। अब इस जर्नी में देखिए क्या होगा कि इनिशियली रेट हाइक जब करते हैं तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होती है, तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होती है तो इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा वापस US मार्केट में जाता है। सेकेंड, इक्विटी मार्केट से डेट मार्केट में थोड़ा शिफ्ट होता है। मगर उसके बाद वाली जो स्थिति, अगर मैं एक 1.5 साल से लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को तब क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान है। तो मेरे को वो रिसेशन का माहौल 75% प्लस प्रोबेबिलिटी है भी रिसेशन का, उस माहौल में क्या होगा, कमोडिटी की गिरावट, तेल की गिरावट। और अक्टूबर लास्ट ईयर से जून दिस ईयर तक जब तेल की प्राइस बढ़ रही थी, 1.5 लाख करोड़ पैसा इंडिया से FIS ने बाहर निकाला। कुछ गया अमेरिकन मार्केट में इक्विटी में, कुछ गया अमेरिकन मार्केट में डेट में, मगर ज्यादातर पैसा गया कमोडिटी इंपोर्टिंग देश से कमोडिटी एक्सपोर्टिंग देश। अब जुलाई से जैसे ही रिसेशन का माहौल सामने आने लगा, आप देख रहे हैं वापसी। तो जुलाई से आज तक 70,000 करोड़ FIS ने वापस इंडिया में लाया। कहां से? कमोडिटी एक्सपोर्टिंग। और 1,80,000 करोड़ अभी आना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल में ये US वाली जो रेट हाइक की बात हो रही है 75 बेसिस 100 बेसिस पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म में जैसे ही ग्रोथ जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं तो उतना रेट हाइक का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट सीन है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ पॉजिटिव, रेट हाइक ज्यादा, मगर लॉन्ग टर्म रिसेशन कंफर्म। तो इंडिया के लिए ये एक स्वीट स्पॉट बन रही है, क्योंकि आपको अगर रिसेशन लाना ही है उनको, तो नेचुरली एक कमोडिटी इंपोर्टर जैसे देश में आपको तेल का इन्फ्लेशन के ऊपर, सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन इंडिया में, सेकंड फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट की कटौती, सेकंड थर्ड करेंसी में भी आपको उतने डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव है। और स्टॉक मार्केट कंपनियों के लिए जितने
हमारे कंज्यूमर कंपनीज, ऑटो कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज तेल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को अपने इनपुट कॉस्ट में यूज करते हैं, उनको सब उसमें कटौती आएगी, उनकी सबकी मार्जिन बढ़ेगी, तो ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी आएगी और उनके पास प्राइसिंग पावर भी आएगा कि अगर कोई डिमांड में कोई गिरावट दिखती है तो प्राइस कट करके डिमांड को बूस्ट करने का एक शक्ति इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आज के दिन जो हो रहा है फेड के सामने की रेट हाइक 75 या 100 शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी शायद दिलवा सकता है, मगर लॉन्गर टर्म में जो भी स्थिति प्लान आउट आ रही है वो एक पॉजिटिव फॉर इंडिया आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये निवेश के लिए बहुत सही वक्त है। मगर क्या है कि अगर रिसेशन आती है उधर तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर असर एक्सपोर्ट के ऊपर आएगा, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे थोड़ा ग्रोथ का स्लो डाउन आ सकता है। तो ध्यान डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे अगर रखेंगे आप, और जहां पे ऑयल तेल का इनपुट में यूज करते हैं वहां पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मार्जिन एक्सपेंशन प्लस डिमांड ग्रोथ, तो दोनों में आपको एक इंडिया में एक फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन अच्छी बन सकती है। और खास चीज ये हमें ये भी रखना होगा कि इस माहौल में एक चाइना, रशिया, यूएस, ये बाइपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो वर्ल्ड शिफ्ट हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये कैपेक्स का ड्राइव जो इंडिया में गवर्नमेंट ने शुरू किया थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके साथ पीएलआई की स्कीम, और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हमारे देश में 75 को पार कर चुकी है, लॉन्ग टर्म एवरेज 72। तो मेरे लिए ये कैपेक्स की स्टोरी में ज्यादा इंटरनेशनल का फोकस उतना नहीं है, ये एक डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी है। तो मेरे लिए एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल प्ले है इंडिया। उनको हेज है, वर्ल्ड रिसेशन को प्रोटेक्ट, उनके अगेंस्ट हेजिंग अगेंस्ट वर्ल्ड रिसेशन, इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी। तो टू समराइज मैं कहूंगा कि इन द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड The one-eyed man is king. And so far, इंडियन निवेशक is the king, क्योंकि पैसे उन्हीं के बने हैं। वो बात तो मैंने कही नहीं। चलिए, आप एक सिप कॉफी का लीजिए। इस बीच मैं मानस जायसवाल के पास चलूंगी जो आपको बताने वाले हैं चार्ट का चमत्कार। हम बीच बीच में ट्रेड भी लेते रहेंगे। बताइए मानस, क्या ट्रेड स्पॉट किया है आपने? देखिए, नॉन एफएनओ स्पेस स्टॉक है और मेरी नजर जो मिड कैप आईटी थे उनमें दो स्टॉक पे थी, एक तो हैप्पीएस्ट माइंड पे और दूसरा केपीआईटी टेक पे। तो इन दोनों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन जो रिकमेंडेशन इस टाइम के लिए है वो केपीआईटी टेक पे है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक करेक्ट हुआ पिछले 3 दिनों से, अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर ही की क्लोजिंग देखने को मिली और आज एक रिवर्सल कैंडल बना है, ब्रेकआउट 590 के ऊपर ऑलरेडी देख लिया गया है। तो केपीआईटी टेक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 580 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 625 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये है केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड, दो ऑप्शंस थे ट्रेड केपीआईटी टेक में। और केपीआईटी टेक के लिए आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी आई, इन्होंने 636 करोड़ में दरअसल टेक्निका नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया। याद रखिएगा, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की खासियत है ये ऑटोमोटिव बिजनेस में है और उस ऑटोमोटिव बिजनेस में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो टेक्निका के हाथ में है। 625 के टारगेट के लिए मानस कह रहे हैं चार्ट का चमत्कार आपके लिए एक ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है। आप अब वापस लौटते हैं हमारी बड़ी मैक्रो थीम पर। आपने कहा डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कैपेक्स वाली साइकिल। आपसे चर्चा शुरू करने से पहले आपने सुना होगा हम कोची शिपयार्ड, बीएमएल, ये डिफेंस रिलेटेड थीम पर बात कर रहे थे। आपके फंड हाउस में इस सेक्टर में कितना एक्सपोजर है इस समय और क्या अभी भी और पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर मैं कहूँगा कि इंडस्ट्रियल्स, ब्रॉडर इंडस्ट्रियल्स ना, क्योंकि जो कंपनियां बता रही हैं डिफेंस में, अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट है मल्टीपल कैपिटल गुड्स सप्लायर्स के ऊपर। तो ओवरऑल में कैपिटल गुड्स सप्लाई में मैं कहूँगा कि हमारा एक्सपोजर ओवरवेट है इंडेक्स के कंपैरिजन, मगर स्पेसिफिकली एक डिफेंस वाली स्टोरी बाकी स्टोरी के साथ ही, क्योंकि ईवी का कैपेक्स का भी स्टोरी चल रहा है, पीएलआई में सेमीकंडक्टर और जैसे चाइना में जो चीज़ हो रही है, चाइना +1 का स्ट्रैटेजी उसमें भी चल रहा है। तो ये मच ब्रॉडर कैपेक्स स्टोरी है जो आप प्ले कर रहे हैं, उसमें डिफेंस भी शामिल है मगर खाली डिफेंस नहीं, वही मैं कहूँगा। ओके, तो पर कैपिटल गुड्स में भी फिर क्या क्योंकि आपके दो बड़े चलते हैं फंड्स, एक तो आपका स्मॉल कैप फंड, मिड कैप में भी आपका काफी तगड़ा एक्सपोजर रिसर्च होता है। सो आर यू लुकिंग बियॉन्ड द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑफ द एलएनटीज? क्या कमेंस, थर्मैक्स जैसे ट्रेड्स हैं जिस पर आपका ज्यादा ध्यान है? ये मिड और स्मॉल कैप में कोई आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज?
यस, करंटली आप देखें तो स्मॉल कैप एक डिस्काउंट में चल रहा है निफ्टी की ओर, मिड कैप इंडेक्स ब्रॉडली सेम वैल्यूएशन पे है, मगर आपको ये याद रखने की जरूरत है कि स्टॉक्स आउटसाइड द इंडेक्स आउट नंबर द स्टॉक्स इन द इंडेक्स। करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, वो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कि आप पूछ रहे हैं मेरे को कि कौन से स्टॉक, ऑब्वियसली मेरे नॉन बेंचमार्क बेट्स से ही वेल्थ क्रिएशन होगा, तो नाम तो मैं नहीं ले सकता। सेकंड इज, मैं क्यों नाम बताऊं बाहर, ठीक है क्योंकि मेरे इन्वेस्टर को मेरे को प्रॉफिट दिलवाना है, वेल्थ क्रिएशन दिलवाना है, सभी को बता दिया और सभी ने खरीद दिया तो फिर फायदा। तो वैसे भी जाके आपकी वेबसाइट पर जाकर आपके टॉप होल्डिंग्स तो देख ही सकते हैं, जो आप नहीं दिखाते वो एक्चुअल हिडन जेम्स रहते हैं। तो इस तरह की कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई की है? क्योंकि बैंक्स हो, आईटी हो, सबकी हम नॉर्मली चर्चा करते हैं, लेकिन कोई ऐसी खास स्पेशल थीम जो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने आइडेंटिफाई की है पिछले 6-8 महीनों में, जहां पर हाँ अब अच्छा पैसा बनने के चांसेस हैं? मेरे को ईवी कैपेक्स, क्योंकि ये जो सभी बड़े बड़े कंपनियां ईवी की ओर, मगर आईसी इंजन से ईवी इंजन में जो लाइन, प्रोडक्शन लाइन है, वो कम्प्लीटली अलग होता है और सब लोग भयंकर एक उसमें अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरे को बहुत बढ़िया एक ईवी ओरिएंटेड बैटरीज लीजिए, पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, ये प्ले मेरे को एक कैपेक्स की प्ले, शायद ईवी वाली कंपनियों की वैल्यूएशन वो बात अलग है, मगर क्रिएटिंग द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए बिग स्टोरी है, क्योंकि इवन मिस्टर नितिन गडकरी का भी एक गोल मकसद है कि इंडिया को एक रिन्यूएबल एनर्जी की यूज में कर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्ले है, क्योंकि ये सब निवेशक में मेरे को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां ही सप्लाई करेंगी, ये बात, वो एक बात है। सेकेंड चीज जो मैं कहूँगा कि मेरी ध्यान होगी जहाँ पे चाइना का थोड़ा वीकेंड हो रहा है होल्ड, क्योंकि चाइना में दो चीज हो रही है, एक उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन गिर रही है, दूसरी उनकी लेबर की कॉस्ट भी $10,000 पर कैपिटा वेजेस बढ़ गए हैं, इंडिया का अभी भी 4,000 में है। तो चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो केमिकल्स में हो, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि एक रिसेशन के टाइम में भी एक फॉरेन मैन्युफैक्चर का कॉस्ट रिडक्शन के प्रोग्राम में इंडिया शामिल हो सकता है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो मैं कहूँगा वो सेकंड चीज़ है। और तीसरी चीज़ मेरे लिए है कि अभी भी मुझे बैंकिंग के अंदर बड़े बड़े नेम्स को छोड़कर मिड और स्मॉल कैप बैंक्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनपीएस का असर ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप बैंक्स के ऊपर आया था, इसलिए उनकी वैल्यूएशन बहुत दब गई थी। सेकंड चीज़ कि जो माहौल आरबीआई ने क्रिएट किया कोविड के टाइम में लो कॉस्ट का, उन्होंने भरपूर एडवांटेज उसका उठाया और लॉन्ग टर्म उन्होंने लॉक इन कर दिया लो कॉस्ट फंडिंग। और जैसे ही अब सामने माहौल आ रहा है धीरे धीरे रेट हाइक का, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि कोई भी रेट हाइक्स जो कर रहे हैं वो अपने पूरे लेंडिंग बुक पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्मार्टली अपना लेंडिंग बुक को फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, राइट। वेयरएज डिपॉजिट्स पे वो खाली इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे उसको कर रहे हैं। तो मेरे को नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइडनिंग, तो इसमें क्या है कि लार्ज कैप बैंक्स में ये सब सबको जानकारी है, सामने दिखती है सब, मगर मिड और स्मॉल कैप में रिसर्च का एडवांटेज, किसका स्ट्रेंथ है, और बिगेस्ट चेंज ये भी हो रहा है कि कैपेक्स के साइकिल में रिटेल ओरिएंटेड लेंडिंग से कॉर्पोरेट लेंडिंग की ग्रोथ। जी हाँ, तो आप देखें तो स्मॉल, मिड एंड स्मॉल एसएमई सेक्टर में लेंडिंग बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप का ज्यादा, क्योंकि बड़े का बैंक्स ना बड़े कंपनियों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, वो तो प्राइस को बीट डाउन करते हैं, पर छोटे बैंक्स अपने लोकल एरिया में छोटे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को फाइनेंस करती है, तो वहां समझे कि अभी भी 12, 13, 14% पे लोन दे रहे हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो 6 to 7% मार्जिन। तो मेरे को एक हिडन जेम्स इसमें एक अच्छी बैंक, या एंड मैं कहूंगा कि एनबीएफसी को भी इसमें जोड़ लें, क्योंकि लेंडिंग में तो चुनने में ही हाथ है। मैं नाम तो नहीं बता सकता, मगर वही मेरे को एक ये बड़े बड़े बैंक को खरीदना तो सब खरीदते हैं, वो बैंकिंग के साथ बढ़ेगा।
यही खासियत है इनफैक्ट आपकी कि आप ऐसे छोटी कंपनियों पे हिंट दे देते हैं, बस थोड़ा सा और जोर लगाना होगा दिमाग पर कि कौन से वो ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ईवी इंफ्रा बनाने वाली कंपनियां इस समय सुब्रमण्यम साहब को पसंद है, साथ ही साथ छोटे बैंक्स, और छोटे बैंकों में एनबीएफसीज पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी भरपूर मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। इनफैक्ट आप क्योंकि ईवी इंफ्रा की बात कर रहे थे, रिन्यूएबल की बात कर रहे थे, सोलर पावर पर जिस तरह का थ्रस्ट आया है सरकार की तरफ से, उसको लेकर दरअसल एक पीएलआई स्कीम आज कैबिनेट ने भी मंजूर कर दी है। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स उनसे सुन लेते हैं, फिर आपके पास कुछ और उस पर ऐड करना हो तो करिएगा। लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं स्कीम के? कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला सोलर पावर के लिए, हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से कहीं ज्यादा है। पहली किस्त जहां सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए की थी, ये दूसरी किस्त 19,500 करोड़ रुपए की है, ताकि सोलर पावर का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके और सोलर पीवी मॉड्यूल पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सेमी कंडक्टर के लिए लिया गया है। दरअसल सेमी कंडक्टर के लिए सरकार ने जो 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया था, इंसेंटिव स्कीम का, उस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए इंडस्ट्री के फीडबैक के बाद, ताकि इस सेमी कंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हर तरह के सेगमेंट में आ सके। और तीसरा फैसला वह लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, वही लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसको 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए और अपने विस्तार से समझाने के लिए इस खबर को। आई थिंक इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन हो चुका है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस पर लौटेंगे, लेकिन यहाँ पे गौरांग जी का मिड कैप फंडा का वक्त हो गया है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। गौरांग जी, आपका आज का मिड कैप फंडा बताइए, स्टॉक कौन सा होगा? गौरांग जी आप रुकिए गौरांग जी रुकिए, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आपकी आवाज़ हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, उसके बाद आपका जो मिड कैप फंड है दोबारा लेंगे। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, अभी कुछ कन्विक्शन दे रहा है आपको चेस करने लायक, या फिर इस इवेंट को देखते हुए आप न्यूट्रल जाएंगे बिल्कुल, या स्टॉक्स पे से भी कोई अप्रोच तो प्लीज वो भी डिस्कस कीजिए। बिल्कुल वीरू, नमस्कार। देखिए, बाजार दायरे में फंसा हुआ है। पिछले 14 दिनों से देखें तो 17,442 से लेके 18,088 के दायरे में फंसा हुआ है। उसके बीच में भी आप देखोगे कि मल्टीपल लेवल है, और कहीं ना कहीं कुल मिला के बात करूँ तो 17,777 के 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे बाजार झूल रहा है पिछले 14 दिनों से। तो कहीं ना कहीं डिसाइसिव स्विंग यहाँ पे है नहीं, और अब हम ग्लोबल इवेंट की तरफ जा रहे हैं तो बड़े स्विंग तो लग नहीं रहे। यदि डिप भी मारता है तो ऐसा लगेगा 17,442 से सपोर्ट लेके टर्न हो जाएगा। ऊपर में यदि बाई चांस गैप अप भी खुलता है तो 18,088 निकलेगा नहीं। तो एज ऑफ नाउ तो 17,442 से 18,088 और इमीडिएट बेसिस पे 17,667 का सपोर्ट बाजार में रहेगा। तो इवेंट के चलते कोई बड़े स्विंग्स भी नहीं है और मार्केट उसके बीच में फंसा हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेंगे। स्टॉक वाइज आप यदि बात करें तो सेलेक्टिव कंजम्पशंस प्लस आपके कुछ सेलेक्टिव मिड कैप नॉन एफएनओ आईटी काउंटर और या फिर एफएमसीजी नेम में यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे काउंटर पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस पैटर्न है, वो है EIH होटल। EIH होटल में आप देखोगे काफ़ी अच्छा प्राइस पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक अपने मल्टीपल मंथ्स के हाई पे चल रहा है। वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे ब्रेकआउट है। लगभग आज से 10 दिन पहले एक बड़ा स्विंग्स बना था जिसमें इसने 205 के हाई बनाए थे, और उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, बट बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कल के दिन बुलिश कैंडल बना था, आज बुलिश कैंडल बना के अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो EIH होटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 195 के भाव पे ले, 188 का स्टॉप लॉस है, 210 तक के टारगेट इस स्टॉक में आपको मिलने चाहिए। जी चंदन, बड़ी अच्छी स्कैनिंग है आपकी। आई थिंक शायद हम इंडियन हेरिटेज के आगे अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स को बीटेज नहीं दे रहे थे, बट सडनली मेरी भी निगाहें EIH बहुत दिनों बाद गई। और EIH याद रखिएगा अपनी जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक की पूरी ट्रजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ बेहद ही एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, शानदार
चार्ट पैटर्न 198 पर। ओके गौरांग जी, प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से आपका जो आज का मिड कैप फंड था वो जानना चाहूँगा। उस वक्त थोड़ा ऑडियो में दिक्कत थी, अब प्लीज़ अपना स्टॉक बताइए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और स्टॉक का नाम था बिरला कॉर्पोरेशन और सीमेंट क्षेत्र का, जैसे हम जिक्र कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है दामों को लेकर के। 1080 के आसपास मेरे ख्याल से पिछले टाइम जब मेरी नजर पड़ी थी दाम चल रहे थे। यहाँ पर करीबन 1350-1400 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं वीरेंद्र, और मुझे लग रहा है कि ये एडजस्टमेंट के बाद फिर से पूरा सीमेंट क्षेत्र आपको चहकता हुआ नजर आएगा। तो सीमेंट सेक्टर पर गौरांग बुलिश, और इनफैक्ट इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल सुनील जी से था। ये हमने देखा अदानी ग्रुप का अग्रेशन एसीसी अंबुजा के एसेट्स खरीदने के लिए, फिर आज की जो डेवलपमेंट है कि उन्होंने मेजॉरिटी हिस्सा प्लेज कर दिया। अब वो डिटेल बाद में निकल कर आएगा जब वो खुलासा करेंगे कि ये स्टांस क्यों लिया गया। लेकिन इस बीच हमने देखा कि शायद एमएनए एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस उम्मीद में छोटे मोटे सब सीमेंट कंपनियों में तेजी देखने को मिली। वो रीजनिंग कितनी प्लॉजिबल है यहाँ से आगे? क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर इनको अल्ट्राटेक को पीछे छोड़ना है तो अपनी कैपेसिटी और ऐड करने के बजाय एक अक्वायर करेंगे तो शायद ज्यादा आसान होगा, या फिर जो दूसरे पियर्स हैं उनके बीच थोड़ा सा एमएनए एक्शन होता हुआ दिखाई देगा? और उसमें क्या निवेशकों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए सीमेंट में? देखिए, सीमेंट एक ओलिगोपोली है, राइट? एंड ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स प्राइस को डिटरमिन करते हैं। जी हाँ। इन अ वे कार्टेलाइजेशन आप कह सकते हैं। और इस इंडस्ट्री के ऊपर पहले भी कंपटीशन कमीशन के फाइन्स लगे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस फिक्सिंग, राइट? तो ये एमएनडे एक तरह की सिचुएशन है कि अगर आपको 10-12 प्लेयर है और उनमें गठबंधन होता है तो ऑलवेज कंपटीशन कमीशन के आंखों में रहे। अगर कंसोलिडेशन हो गया और 3-4 प्लेयर रहे तो दाम आसानी से फिक्स हो जाता है। तो ये कंसोलिडेशन अल्टीमेटली सीमेंट की प्राइस को हाई रखने की कोशिश है, कुछ और नहीं। क्योंकि नए प्लांट लगाने के लिए, और दूसरी चीज क्या होती है ना, सीमेंट में एक 200 किलोमीटर रूल होता है, यानी लाइमस्टोन और कोल दो रॉ मटेरियल होते हैं, तो प्लांट उसी के एरिया में रहे और 200 किलोमीटर से ज्यादा सीमेंट मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करके आपको बिना बिक नहीं सकता है, राइट? तो एक प्लेयर और सीमेंट का प्राइसिंग बहुत रीजनल होता है, यानी ऑल इंडिया आप एक प्राइस नहीं बता सकते, साउथ में होगा, ईस्ट में होगा। तो इसमें ये कंसोलिडेशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर कंपटीशन कमीशन की आंखों से बाहर करके बट प्राइस को आपको कॉन्फिडेंट रखना है तो एक्विजिशन के थ्रू ही आप हर रीजन में प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ। तो पहले था कि ये साउथ बेस्ड प्लेयर है, ये वेस्ट बेस्ड प्लेयर है, आसानी से। अब क्या है, वो वेस्ट बेस्ड प्लेयर साउथ बेस्ड प्लेयर को अक्वायर कर रहा है, तो उसको एक हर ज्योग्राफी में प्राइस को सेटल करने की एक क्षमता आ जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये कंसोलिडेशन फोर्स जारी रहेगी और भी बढ़ेगी। और काउंटर टू जो आपने नाम लिया, एक कंपनी ने एक्वायर किया तो दूसरे अभी एक्वायर करेंगे, नहीं तो मोनोपोली में नहीं जाना चाहिए, ओलिगोपोली में ही रहना चाहिए। तो ये सेक्टर में ये जो डेवलपमेंट है ये डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर सीमेंट शेयर प्राइसेस है। नेचुरल बट यूजर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी इंडिया की जो स्थिति है, देखिए मैंने कैपेक्स की बात करी, एक छोटा डेटा मैं पेश करूंगा क्यों मैं सीमेंट के ऊपर बुलिश हूं। कि प्राइवेट सेक्टर ने पिछले 10 साल में 1% ही अपना कैपेक्स को इन्वेस्ट किया, 1% पर एनम, राइट? एट द सेम टाइम 2019 से आज तक, इस साल 2023 वाली साल में 4 साल में कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ दुगना हो गया है, राइट? और ये प्रॉफिट उनको आज उनके इंडस्ट्री में आप देखिए ओवरऑल फॉर इंडिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर 10 to 11% उनकी प्रॉफिट मार्जिन है। जी हाँ, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूं, और एट द सेम टाइम वो अपना डेट को पूरा क्लियर कर चुके हैं, पेड ऑन देयर डेट। तो आज एक कॉर्पोरेट इंडिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 76 के ऊपर चली गई। तो अगर एक बिजनेस अपने ही बिजनेस में निवेश करने की सोच रहा है तो फर्स्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, आज डबल डिजिट उसको एक्सेस रिटर्न मिल रहा है। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, म्यूचुअल फंड में जाके लिक्विड में डालो, 3-4% कमाओ, अगर अपने बिजनेस से उसको 10-11% की सुपर प्रॉफिट मिल रही है। और तीसरी चीज यह है कि उनको आज रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बहुत बेहतर रेटिंग है। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी क्रिएशन,
राइट और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि जो सीमेंट में हो रहा है ना वो ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी मैं एक्विजिशन के थ्रू एक फ्रेश मैं कोई पैसा निवेश कर रहा हूं मगर ग्राउंड लेवल पे कारखाना नहीं सेट कर रहा हूं। बट ग्रीनफील्ड जब आ जाती है तो सीमेंट का ही सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ता है। तो पीएलआई स्कीम के जरिए जो भी फैक्ट्रीज लगने हैं उन्हें हर फैक्ट्री में सीमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीमेंट की कंसोलिडेशन प्लस सीमेंट की डिमांड ये दोनों एक स्वीट स्पॉट होती है कि फ्यूचर में सीमेंट प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे और इसलिए शेयर प्राइसेस में उसका इफेक्ट दिखेगा। और जैसे पता है आपको ये ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप प्ले है। जी हाँ, तो ये देखिए एक और बढ़िया थीम बिना शेयरों के नाम लिए आपके सामने आ गई है। सुनील जी आपसे इजाजत लेंगे। ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग इन द स्टूडियो, आते रहिएगा। अब तो काफी कंफर्टेबल लगा होगा मुंबई में ट्रैवल करके अभी। बिल्कुल भाई, मुंबई की ट्रैवल कंफर्टेबल ये शब्द अब दोनों एक ही सेंटेंस में नहीं बोले जा सकते। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। तो चलिए अलग अलग आइडियाज जो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। अब आप खुद का होमवर्क भी करना शुरू करें कि इन सेक्टर्स में कौन सी वो बढ़िया कंपनी है पैसे लगाने के लिए। वीरू एक्शन पर लौटते हैं जहां पर स्थिति थोड़ी सी नर्म मिड कैप्स में, थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफी नर्म हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम 100 पॉइंट ही नीचे थे मिड कैप इंडेक्स में, अब ये 200 पॉइंट गवा चुका है इंडेक्स। जी बट हर्षदा आई थिंक वही 20-30-40 पॉइंट की आप देखें मुंह को ज़्यादा वेटेज में दूंगा। कॉल्स के प्रीमियम बहुत शेयर नहीं हुए हैं हर्षदा, न कॉल्स के और न पुट्स के, तो प्रीमियम बहुत शेयर नहीं हुए हैं। और मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा था इंडस्ट्रीज ने मोर और लेस अपने उस ट्रेड जोन के अंदर रहकर ट्रेड किया है और अपने आप को आई थिंक इस बात को समझा बुझा के रखा कि जनाब एक ग्लोबल इवेंट है, स्टे विद इन द रेंज, डिफाइंड रेंज जिसका बेस है 17,500, 600, 700 और जिसका रेजिस्टेंस जोन है 18,000, 17,900। एक काम करते हैं, एक बार डाउ फ्यूचर्स दिखाइए, लेकिन याद रखिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखना आज बेईमानी होगा, मतलब उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस मीनिंग और उसका अगर आप देखिए कोई ठोस सब्सटेंस नहीं है देखने का। बट स्टिल अगर आंकड़ा है और देखें अगर इस वक्त तो करीब 18 अंकों पर, ये भी वही कर रहा है जो पूरे दिन हमने किया, इनडिसाइसिवनेस 22 अंकों पर इस वक्त डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता है। एक काम करते हैं, चलन है, रीत है, यहाँ से रिवाज है कि BTST ट्रेड्स हम लेते हैं 3:10 के आसपास, तो डिस्कस कर लेते हैं विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व। अगर हमारे मेहमान कोई ट्रेड कैरी करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है। मानस, शुरुआत में आपसे करूँगा, ट्रेड नो ट्रेड, क्या कुछ कैरी करना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं एक बार बाजार कल खुल जाएगा तब ट्रेड लेंगे? आपका व्यू? नहीं, आज स्किप करेंगे। आज मैं समझता हूँ कि पोजीशन लेके एग्रेसिव होकर पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए। आई थिंक आज BTST कल नहीं रहेगा। रात सुकून से गुजर जाए वही काफ़ी है, ट्रेड ना कोई लेके जाए वही अगर आप देखें अच्छी बात है। राजेश जी आप? वीरेंद्र जी देखिए, इस बाजार को अगर आपको ट्रेड लेना है ऐसे वोलेटिलिटी में तो थोड़ा सा ऑप्शंस का ही सहारा लेना पड़ेगा और वो स्क्रिप्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा जहां पे स्ट्रेंथ बनी है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेंथ बनी है वो है बैंकिंग में। तो आप बैंकिंग में मुझे कुछ लेके जाना है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मैं SBI कैश में या फ्यूचर में नहीं लेके जाऊंगा। मैं SBI का 570 का यानी इन द मनी का कॉल ऑप्शन लेके जाऊंगा जो करीबन 10 रुपए पे मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ट मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस प्लेस होगा वो रहेगा 7 रुपए 50 पैसे पे और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 18 का। सो बाय SBI का 570 कॉल ऑप्शन, एक सेफर ट्रेड रहेगा ये। जी अगर आप देखें यहाँ पे जो कॉस्ट है एट द मनी कॉल की वो मेरे ख्याल से 2% से भी कम है, तो ठीक है। अगर आप देखें राजेश जी अगर लेना चाहते हैं इस कॉल को तो वो कंफर्टेबल हैं। 570 पे याद रखिएगा ये इसके करियर का बेस्ट क्लोज तो होगा ही, साथ ही साथ जिस प्रकार का कंसोलिडेशन SBI ने किया है उसमें ये तर्क मान लेना कि शायद इसका सारा मोमेंटम 570 पे आके फिजल आउट हो जाएगा वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ब्यूटीफुल चार्ट्स, बेहद शानदार रहा है। मानस का स्किप है, SBI है राजेश सतपुते जी का 570 कॉल ऑप्शन। याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर्स, नो डिलीवरी, नो कैश कॉल, ओनली 570 कॉल ऑप्शन एट द रेट 10.20। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? वेल ऐसा है वीरेन, जब मैं बार देख रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो एक क्लासिकल इंडिसाइसिव डे बन रहा है डेली बार निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। तो मार्केट में डिसीजन नहीं तो मैं क्यों डिसाइड करूँ? आई स्किप द ट्रेड। एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, सो बी इट, आई स्किप द ट्रेड।
तो देखिए, मानस ने कर दिया स्किप, काबा साहब ने कर दिया स्किप, राजेश सातवती ने कहा एसबीआई का कॉल लेकर चलना है इन द मनी वाला 570 का। चंदन, आपका क्या इरादा है? देखिए अर्षदा जी, ट्रेड नहीं लेना भी एक तरह का ट्रेड है और बाजार का रूल है, जब ग्लोबल चिंता है और वॉलेटिलिटी हो तो एक बार थोड़ा सा लाइट रहिए। बट अगेन जो हमने एक ट्रेड सजेस्ट किया है EI होटल, उसी पे कंटिन्यू रहेंगे। यदि किसी ने लिया है तो उसी को कंटिन्यू रखें। स्टॉक में मोमेंटम हुआ है तो अब आप 190 का ट्रेल कर लीजिए, ऊपर में 205 210, तो जो एक अभी ट्रेड दिया उसी को कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी, नया ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी। और कल हम ध्यान करेंगे कि 17,777 के ऊपर यदि टिकता है तभी तेजी की पोजीशन रहेगी, और नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 17,667 17,550 है। तो इन लेवल्स के साथ कल ही नया ट्रेड इंडेक्स पे देखेंगे। EIH होटल को कंटिन्यू करेंगे। होटल वाले ट्रेड को कंटिन्यू करने का फिलहाल प्लान। इस बीच डीलिंग रूम में भी क्या मूड यही बन रहा है? यतिन हमारे साथ है। यतिन, हमारे जानकारों ने तो 3 लोगों ने तो कह दिया कि नया ट्रेड लेना नहीं है, डीलिंग रूम में भी यही मूड होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हर्षदा मार्केट का सेटअप देखें तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स की बदली 100 बेसिस पॉइंट्स का शायद यूएस फेडरल रिजर्व का रेट हाइक आए, और टेपरिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है यूएस फेडरल रिजर्व दे सकता है, क्योंकि महंगाई दर बहुत तेज़ी से यूएस में बढ़ रहा है। इसके लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच डीलिंग रूम से रख रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों से अगर आप देखें तो बाजार में इन जनरल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और जनरल पार्टिसिपेशन आपको वीक होता हुआ दिखाई दिया है HNI डेस्क और रिटेल डेस्क पे। लेकिन 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स इन जनरल रिकमेंड कर रहे हैं, बाय ऑन डिक्लाइंस पे इन्फोसिस, क्योंकि IT स्टॉक्स में थोड़ा बहुत फ्लेवर है। 25 से 30 रुपए की अपसाइड के लिए यहाँ वो एक BTST की सलाह भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली ऑप्शंस के जरिए भी आप इसको खेल सकते हैं रिस्क कम करने के लिए, ऐसा उनका मानना है। और उसके अलावा दालमिया भारत सीमेंट, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं और फ्रंटलाइन सीमेंट खास करके अल्ट्राटेक दालमिया में सेल फ्लोज हैं, और इसीलिए इनको लगता है कि पोजिशनली यहाँ 60 से 70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और इसीलिए यहाँ शॉर्ट पोजिशन आज बिल्डअप भी हो रही है। FNO में अगर आप देखें तो 3% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो फ्रेश शॉर्ट्स का इंडिकेशन दे रहा है। तो शॉर्ट साइड के ट्रेड में दालमिया भारत पर अभी सभी की नजरें हैं, और तेजी की तरफ इन्फोसिस के लिए एक आइडिया आ रही है कि खरीदारी वहां पर शायद की जा सकती है। तो ये फिलहाल डीलिंग रूम से चेक आता हुआ, लेकिन लार्जली लोग वेट एंड वॉच के ही मूड में हैं कि अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर क्या स्टांस आता है। वो तो तय है, 75 तो डेफिनेट है, 1% आ जाएगा तो हल्का सा रिएक्शन मार्केट दिखाएगा, लेकिन मार्केट का बड़ा रिएक्शन, जैसे हम कल भी कह रहे थे कि कमेंट्री पर होगा कि फेडरल रिजर्व आने वाले समय में एक डॉट प्लॉट इनफैक्ट पेश कर सकता है। डॉट प्लॉट बेसिकली यही होगा कि यहां से आगे दरों में कितना और इजाफा, किस तरह की तस्वीर वो बेसिकली इकोनॉमी में देख रहे हैं। और जैसे यतिन भी मेंशन कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग पर ध्यान दिया जाएगा। आपको याद होगा कोविड काल में काफी ज्यादा पैसा झोंका गया था, लेकिन अब उस पैसे को वापस कैसे लिया जाए और कहां पर और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं लिक्विडिटी पर, उसके लिए एक रोड मैप सामने निकल कर आएगा। और वो स्टेटमेंट्स दरअसल कितनी कठोर होंगी, जब हम कहेंगे कल 2 शब्दों का इस्तेमाल होगा। अगर आप आज देर रात को फेडरल रिजर्व को सुनने वाले हैं, 11 बजे ऑनवर्ड से वो एक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा, 11:30 बजे इनफैक्ट वो पॉलिसी सामने निकल कर आएगी। डविश और हॉकिश, अगर हॉकिश शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ कमेंट्री में, इसकी एनालिसिस में, यानी कि स्टांस अभी इकोनॉमी के अभी थोड़ा सा कठोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डविश यानी कि वो थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा ईज ऑफ करने वाले हैं अपने पॉलिसी एक्शन को लेकर। तो ये अंतर देखना होगा कि यहां से स्टांस जो है, रवैया जो है, वो कितना और कठोर होता हुआ दिखाई देगा। और उस चिंता में आप देखिएगा अमेरिकी फ्यूचर्स भी ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एकदम शांत चुपचाप बैठे हैं। अब 48 अंकों की बढ़त आपको दिखाई देगी डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। और इस बड़े इवेंट से पहले भारत ही नहीं, ग्लोबली मार्केट्स एकदम शांत है। जर्मनी का मार्केट चुपचाप 34 पॉइंट की गिरावट पर, फ्रांस के बाजार में सिर्फ 10 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। फुट्सी खुला है 30 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। और एशिया में भी हमने यही तस्वीर देखी थी, थोड़ी सी नरमी के साथ ही कारोबार देखने को मिला। तो ये फिलहाल ये ग्लोबल और ये बड़ा इवेंट जिसका इंतजार मार्केट के हर पार्टिसिपेंट को है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ वाले पार्टिसिपेंट्स को। चलिए कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आखिरी 5-10 मिनटों में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो ब्रिटानिया में ही इंटरेस्ट है आज दरअसल लोगों का। ITC का हम जिक्र कर रहे थे और ब्रिटानिया, राहुल शर्मा ने कहा कि वहां पर एक मौका दिख रहा है। जाते जाते
मानस, ये बताइए ब्रिटानिया में क्या पोजीशन और नई तेजी वाली खड़ी करेंगे आप 3771 के लेवल स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात स्टॉक स्पेसिफिक है, ब्रिटानिया डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहा है। जो रेंज थी उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब आपको 3900 3925 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो पोजीशन लेना चाहिए, पोजीशन ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ 3680 का लगाइए और ऊपर की तरफ 3900 के टारगेट सेट करिए। 3900 के लिए ब्रिटानिया एक मौका है। अच्छा गौरांग, नॉर्मली जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं, ब्रिटानिया, HUL, ITC, ये टॉप ट्रेड्स होते हैं, और आपने कुछ देर पहले टाटा कंज्यूमर की बात कही। ये पतंजलि फूड्स, क्या उसकी गिनती होनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट अमंग्स द बिग बॉयज, लेकिन अगर मिड कैप में किसी को पोजीशन लेनी है, क्या मैरिको आपको ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेड लग रहा है, या फिर पतंजलि जैसे ऑप्शंस के बारे में भी सोचा जाए? क्योंकि आपने दो नाम लिए तो मैं मैरिको को ज्यादा पसंद करूंगा अर्शदा, क्योंकि वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन पतंजलि फूड्स भी हालांकि यहाँ पर कवरेज नहीं है तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनका मार्केट शेयर है, जिस तरीके से इनके पास प्रोडक्ट्स हैं और जिस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी है हर्षदा, जो कि सर्वोच्चम सर्वोपरि आता है, ये तो जाहिर है कि ये भी एक मजबूत कंपनी और बैलेंस शीट है। और आने वाले समय में ये निर्भर होगा कि पतंजलि की तरफ से और क्या नए नए और इनोवेटिव आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट्स आकर के लिस्ट में जुड़ते हैं। लेकिन जो दो नाम लिए वहां से मैरिको के ऊपर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। पतंजलि नो डाउट अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। पतंजलि की बात हुई, यहाँ पे मैरिको की बात होगी, लेकिन गौरांग जी की पहली प्राथमिकता मैरिको है। अच्छा, बस चलते चलते काम करते हैं, थोड़ा डेटा देख लेते हैं। याद रखिएगा कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आज अपने पिछले दिन की कुछ दिनों की विनिंग ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट कर दिया। आज सुबह जब हर्षदा ने, अगर आप देखें, पहली बार ये खबर दी थी, जब आई थिंक प्लेज वाली, उसके बाद ही हमने स्टॉप लॉसेस डिटरमाइन कर लिए थे एसीसी पे। एसीसी पे अगर आप देखें एक करीब 2580 की रेंज में, 2620 की रेंज में आशीष ने कहा था कि आपको एक स्टॉप लॉस प्लीज़ लगा लीजिए। धीरे धीरे करके कोलैप्स होते होते आखिरकार मिड सेशन में वो रेंज, डायरेक्टर साहब प्लीज़ एसीसी लेके आइएगा, वॉयलेट हो ही गया। लॉजिकली वो प्रश्न का उत्तर जो मैंने मांगा था आशीष से वो यही था कि मार्केट क्या मैसेज देगा। मार्केट ने, आप देखिए, मैसेज अपना दे दिया, हमने उस जोन को तोड़ दिया। टेक्निकली स्पीकिंग एसीसी ने 12 सितंबर के बाद से लेकर अब तक 10 डेमा नहीं तोड़ा था, लेकिन वो आज तोड़ दिया। याद रखिएगा 20 डेमा इसका प्लेस्ड हुआ है करीब 2500 के जोन में। उसके बाद आप लेके आइए जरा एक बार अंबुजा सीमेंट्स। यहाँ पर भी हमने एग्जैक्टली, अगर आप देखें, एक बहुत अच्छा डिसेंट स्टॉप लॉस आशीष से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि करीब 520 की ट्रैजेक्टरी। समहाउ इस स्टॉक ने उस रेंज को अभी तक नहीं तोड़ा है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अगर आप देखें काफ़ी ख़राब रहे, और इनफैक्ट जिन्होंने 10 डेमा तोड़ा या फिर अपनी हल्की सी ट्रैजेक्टरी को बदल दिया, अदानी समूह के ही। याद रखेगा 3634 पे आज अदानी इंटरप्राइजेस की गिरावट काफ़ी भारी थी, शार्प थी, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस ये क्लोज जो है 10 डेमा के ऊपर ही आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स, मैं पहले अगर आप देखें इनका जिक्र करना चाहूँगा, दिस क्लोज एज वेल, ये भी अगर आप देखें एग्जैक्टली 933 पे, इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर अदानी पोर्ट्स। पूरे सीमेंट स्पेस में काफ़ी डेंट पहुंचा अगर आप देखें इस खबर के बाद, और उसमें अगर आप देखें श्री सीमेंट शामिल था जिसने 2 डेमा को सरेंडर कर दिया। आज रामको सीमेंट्स उसमें शामिल था, 750 पे डेली पे जाके क्लोज हुआ। जेके सीमेंट्स को देखिए, श्री सीमेंट को देखिए, रामको सीमेंट्स को देखिए, तीनों में काफ़ी पेन रहा। स्ट्रॉन्ग कौन था, और स्ट्रॉन्ग होने के क्रम में आज शुरुआती 9-15 के पहले टिक से ये बात क्लियर हो गई थी, एविडेंट थी फ्रॉम द फर्स्ट टिक ऑफ आईटीसी कि आज बाजार झुकाव अपना एफएमसीजी की तरफ रख रहा है। लुक एट आईटीसी करियर का, अगर आप देखें, आई थिंक ये जो क्लोज है ना, ये इसका क्लोजिंग बेसिस पे अब तक का सर्वोच्च स्तर है। जी हाँ, इससे पहले ये ट्रेजेक्ट्री में गया था करीब 354 की, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं हुआ था। सो आज आईटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखें खुश होने का दिन है। ब्रिटानिया में स्ट्रॉन्ग मूव, आईटीसी स्ट्रॉन्ग मूव, डिफेंसिव्स में ही अगर आप देखें ग्रेनुल्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बट स्टिल विद इन अ रेंज, कोई बहुत अगर आप देखें चमत्कारी अगर आप देखें मूव नहीं था। मैरिको अगेन स्ट्रॉन्ग मूव, हालांकि इंट्राडे में ये स्टॉक करीब 545 तक गया था, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं हो पाया, वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, बैकफुट पे आ गया। जिन स्टॉक्स ने एक शार्प मूव दिया और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में चले गए, उसमें ABFRL, इस मंच पे मानस के साथ, कभी कभी राजेश के साथ आपने कई बार इस स्टॉक को ट्रेड किया होगा।
ABFRL इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ 240-260, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर ABFRL। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे जो हाई था वो था करीब करीब 349 का। HUL चला, काफी शार्प मूव दिया, ये भी अगर आप देखें ऊपर गया लेकिन सेटल नहीं हो पाया। पेज इंडस्ट्रीज, अमूमन हम इस स्टॉक को डिस्कस नहीं करते, इट्स आई मीन हैवी टिकट साइज का अगर आप देखें स्टॉक है, बट स्टिल ये स्टॉक भी अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ, और आज कैपिटल गुड स्पेस में जिस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा मूव दिया, हालांकि क्लोजिंग इतनी शार्प, इतनी एग्रेसिव नहीं आई। इट वॉज कमिंस इंडिया 1254 पे, आज सुबह सुबह आशीष शत्रुमुता जी की एक कॉल थी, लेकिन आई मीन क्लोजिंग बेसिस पे उतना अगर आप देखें चमत्कार नहीं कर पाया। और आई थिंक ग्लोबल इवेंट के चलते शायद जो ट्रेडर्स होंगे, जो विदाउट टिकट होंगे, काफ़ी हद तक अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके जा रहे हैं। एक फार्मा स्टॉक जिसके लिए दिन आज काफ़ी ख़राब रहा और वो था बायोकॉन, इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे। यस, पोस्ट आई थिंक अप्रैल 2020 यानी कोविड का और कोविड के बाद का जो पूरा फार्मा का सुनहरा युग था, उसके पूरे के पूरे गेंस को इसने सरेंडर कर दिया। आपकी राय क्या होगी चंदन? बायोकॉन अब किस ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रहा है? 290, आपको लगता है कि एक बार हमने डिस्कशन ये किया था कि बिलो 300 इसका बेस था, आपको एग्जिट करना चाहिए। 290 पे अब इसका लोअर प्रोजेक्शन है क्या? देखो वीरू, एक तो मार्केट खुद होल्ड नहीं कर रहा है, ऊपर के स्तर से एक रेंज में है, और फार्मा काउंटर में गिने चुने स्टॉक्स है जैसा कि सिप्ला या कुछ और जहाँ पे स्ट्रेंथ है। बायोकॉन में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखते हो कोई भी रिकवरी होती है तो उससे अगले दिन सेल ऑफ में तब्दील हो जाती है। तो मौजूदा लेवल पे तो यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। इनफैक्ट कंटिन्यूसली काफ़ी महीनों से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 5 महीनों से लगातार गिर रहा है। वीकली चार्ट सेटअप नेगेटिव है, तो वीकनेस की सलाह रहेगी नीचे में एक बार इसको 275-277 तक के लेवल तक जाने की संभावना बनी है। स्टॉक ऊपर में जब तक 300 के ऊपर होल्ड नहीं होता है तब तक अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट आप यदि नेगेटिव ट्रेड करना चाहते हो तो डिक्लाइंस के मूव भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। जहाँ इस बीच आपके स्क्रीन पे एक निचले भाग पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि घरेलू सेमीकंडक्टर बनाने वाली स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सभी को अब 50% तक इंसेंटिव के जरिए का प्रावधान किया गया है। लक्ष्मण रॉय, CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर इस वक्त मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, पहले तो बताइए इस पॉलिसी का पिछला प्रारूप क्या था, फिर क्या बदलाव किए गए हैं, उस पर बात कीजिए लक्ष्मण जी। जी, दरअसल जो सरकार ने दिसंबर 2021 में यानी पिछले साल 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का ऐलान किया था सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर की अलग अलग कैटेगरी होती है। सेमीकंडक्टर फैब होता है, सेमीकंडक्टर का मॉड्यूल होता है, ऐसे 6 से 7 कैटेगरी होती है। उसमें सरकार ने क्या किया था कि कुछ कैटेगरी के लिए 30% तक इंसेंटिव देने का प्लान किया था, कुछ कैटेगरी के लिए 50% इंसेंटिव देने का प्लान किया था। यानी जितना आप पूंजी लगाएंगे उसका 50%, कुछ में 30% आपको इंसेंटिव देंगे। अब जो इस स्कीम में बदलाव किया गया, वो बदलाव ये क्या है कि हम 30% कैटेगरी हटा देते हैं। हम जितनी भी कैटेगरी है सभी में एक समान 50% इंसेंटिव देंगे। एक फैसला ये लिया गया है। दूसरा फैसला ये लिया गया है कि पहले जो सेमीकंडक्टर का जो अलग अलग जो टूल्स होते हैं उसके साइज होती है, नोट्स में देखा जाता है। तो पहले 65 mm साइज तक के नोट्स के लिए इंसेंटिव दिया गया था। अब इस 65 mm साइज के सीलिंग को भी हटाने का फैसला लिया गया है, यानी इसके दायरे में बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। तीसरी चीज कि पहले यह था किसी एक यूनिट को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंसेंटिव नहीं देंगे। अब वो 12,000 करोड़ रुपए की सीलिंग जो है उसको भी हटा दी गई है। और चौथी चीज कि जो कंपनियां अब इस पिछले इंसेंटिव स्कीम में आवेदन कर चुकी हैं उनको इंसेंटिव स्कीम में शामिल कर लिया गया। वो चाहे तो वो भी नई स्कीम के तहत बदले हुए शर्तों के साथ फायदा उठा सकते हैं। कुल मिला के अगर आप देखें कोई कंपनी फुली कैपिटलाइज करना चाहती है आपको सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, हर कंपोनेंट के लिए, तो अब उसको ज़्यादा लाभान्वित करने की अगर आप देखें ये बदलाव है। एक तो 50% आपको मिलेगा, प्लस एक रेस्ट्रिक्टेड रकम नहीं है आपके लिए, यही कहा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि 50% तो मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड रकम नहीं है 12,000 करोड़ वाली, और साइज की जो सीमा थी वो सीमा भी हटा दी गई। यानी सेमीकंडक्टर के लिए जो इंसेंटिव स्कीम है इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। हर तरह के सेमीकंडक्टर की स्कीम, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाले लोगों के लिए अब कह सकते हैं कि इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। और खास बात ये भी है, ऐसा ना हो कि पीछे वाले कहें कि हम तो पीछे रह गए, पिछले स्कीम में उतना फायदा नहीं था। अब कह दिया गया पीछे वाले भी चाहे तो नई स्कीम की शर्तों के तहत फायदा उठा सकते हैं। तो पिछली स्कीम में जिनको फायदा मिला है वो भी इस नई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को फिर विस्तार से समझाने के लिए। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम थी उसको अगर आप देखें उसके कॉन्टूर्स को थोड़ा सा बदला गया है, और जो इंसेंटिव्स स्लैब्स में थे 30% और इनफैक्ट अगर आप देखें तो करीब 50% की कैटेगरी उनको हटा के अब एक समान स्लैब रखा गया है 50%, और रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट नहीं है कि बतौर कंपनी आपको सिर्फ इतना इंसेंटिव मिलेगा, नहीं, उस रकम का, उस थ्रेशोल्ड को भी अगर आप देखें अब हटा दिया गया है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच हम आखिरी के मिनटों में हैं, मार्केट्स थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, निफ्टी करीब 17,709, बट स्टिल याद रखिएगा ये कोई खराब क्लोजिंग आप नहीं कह सकते। आई थिंक जो ग्लोबल एनवायरनमेंट था, सारे के सारे मार्केट्स, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, रेस्ट ऑफ एशिया हो, इंडिया हो, निफ्टी बैंक हो, रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस आई थिंक 0.60%, 0.69% की लॉसेस इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले कुछ भी नहीं है। बाजार ने अपने आप को एक सेफ ऑप्शन ट्रेजेक्ट्री में प्लेस करके रखा, न उससे ऊपर की तरफ गया, न उससे नीचे की तरफ आया। मैं जो स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था, आज सीमेंट पर आप देखें तो कहीं ना कहीं एसीसी और अबूजा के प्लेज की खबर ने पूरा का पूरा सीमेंट का जो मोमेंटम था आज खींच लिया। आई थिंक वो कोलैप्स हो गया, बट वो सारा का सारा मोमेंटम आज जो था वो आईटीसी में ये एफएमसीजी बास्केट में आ गया। और कैपिटल गुड्स स्पेस का अगर आप देखें एक काउंटर कमिंस इंडिया आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए जिसने आज काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया और वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ, वो है मेरिको और आईटीसी इट्स ऑल टाइम हाई। और कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे थे, इस क्रम में याद रखिएगा मैं एक दो स्टॉक्स का और जिक्र करना चाहूँगा। उसमें रियल स्टेट स्पेस में एक स्टॉक आपको याद होगा बहुत अच्छा चल रहा था, ओबरा रियल्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन रियल स्टेट स्पेस। बहुत संक्षेप में चंदन, ओबरा रियल्टी में 20 डे में आज वॉलेट हो गया। आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे आगे चलकर? चंदन, अच्छा चंदन चले गए। मानस, बहुत संक्षेप में ओबरा रियल्टी। देखिए, ओबरा रियल्टी में डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुआ है। एक अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जो कि नेगेटिव इंडिकेशन है, बट फिर भी मेरा समझना है कि जब 1000 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है और खरीदारी करने के लिए किराए फिलहाल के लिए अभी नहीं रहेगी। प्रकाश सर, आपकी राय लास्ट मिनट में। एक बार मैं एक बैंकिंग स्टॉक पे चाहूंगा, इंडसइंड बैंक आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, बैकफुट पे आया, बट अभी स्ट्रक्चर में कोई खास ऐसा डैमेज तो नहीं है जो कि आपको कहे कि नहीं जनाब इट्स टाइम टू आई थिंक लिक्विडेट योर पोजीशन, स्पेशली ट्रेडिंग पोजीशंस। प्रकाश सर, यस ट्रेडिंग पोजीशन लिक्विडेट करनी चाहिए बिकॉज जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा फटी गया है यहाँ पर और प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। शॉर्टिंग के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यस प्रॉफिट बुकिंग करनी होनी चाहिए और ट्रेडिंग पोजीशन क्लोज होनी चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच है। जी हाँ, चलिए तो दो अगर आप देखिए मैंने आउटलुक लिए, वो स्टॉक्स जो कि हल्का सा टर्बुलेंस फील कर रहे थे आज, ऑल दो निफ्टी का क्लोज करीब 17,723 के आसपास आता हुआ 92 अंक नीचे, और डेटा हमने देख ही लिया। और अब चलते हैं, काम करते हैं हर्षदा के पास वॉल पे, और इस क्लोजिंग को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, इससे ज़्यादा फ्लैट हो ही नहीं सकते। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरो, एकदम सपाट डाउ फ्यूचर्स, वहां से कोई ऐसे गाइडेंस नहीं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एंटिसिपेट कर रहा है। जो भी एक्शन होना था होना है वो आज शाम को ही होता हुआ दिखाई देगा। इस बीच भारतीय एक्शन देखिए, शुरुआत हमारी इतनी खराब नहीं थी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ था मार्केट में, लेकिन ऊपरी लेवल से हम हल्के हुए 17,883 तक का हाई छूने के बाद हमने देखा है क्लियरली मार्केट में कूल ऑफ देखने को मिला। 17,700 के आसपास गाड़ी जाकर थमेगी, 100 पॉइंट की गिरावट, विच इज नॉट बैड, ठीक है इतना प्रेशर मार्केट में इतने बड़े इवेंट से पहले। निफ्टी बैंक 250 पॉइंट की गिरावट पर करीब 0.5% के नुकसान पर जाकर आज खड़ा हुआ है। आज आईटी काउंटर्स में भी हमने देखा है थोड़ा सा पुल बैक आया, 168 अंकों तक की गिरावट पर क्लोज देखने को मिलेगा, और मिड कैप्स में भी प्रेशर देखा गया था करीब 265 अंकों तक का। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस थे
स्मॉल कैप इंडेक्स डेफिनेटली फिसलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने पूरी तस्वीर आपके सामने पेश कर दी। गिरने वाले शेयरों की संख्या आज के दिन ज्यादा थे बढ़ने वालों की तुलना में। लेकिन क्या चला एफएमसीजी स्टॉक्स, वहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी इंडेक्स इनफैक्ट तेजी के तरफ इकलौता इंडेक्स शायद होगा। 500 पॉइंट का इजाफा, और ये 500 पॉइंट की तेजी इसीलिए आई क्योंकि ब्रिटानिया, HUL और आज का स्टाफ परफॉर्मर दरअसल आईटीसी को लेकर आते हैं, क्योंकि आईटीसी जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे एक ब्लू स्काई जोन में 341-42 तक के लेवल्स को छूने में कामयाब थे। अब यहां से आगे इसकी चाल एकदम और भी सुनहरी होने की उम्मीद है। 1.5% के इजाफे पर 340 के आसपास हाइस पर यह स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे हमने ब्रिटानिया और HUL में भी तेजी देखी। पतंजलि फूड्स का भी हम जिक्र कर रहे थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। M&M स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज खबर थी कि दरअसल इन्होंने स्वराज इंजन्स में किर्लोस्कर वाला स्टेक लिया है। 0.23% का इजाफा, लेकिन ज्यादा एक्शन स्वराज इंजन्स में देखा गया। स्टॉक इनफैक्ट करीब 6% की बढ़त पर टिकता हुआ आज देखने को मिला है। तो ये कुछ काउंटर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। त्रिवेणी टर्बाइन के साथ दरअसल वो फैमिली सेटलमेंट होता हुआ स्टॉक त्रिवेणी इंजीनियरिंग का करीब 2% ऊपर। तो त्रिवेणी टर्बाइन में भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था आज इन खबरों के चलते। तो ये कुछ स्टॉक्स खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिला और थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ रहा। लेकिन कुल मिलाकर आज जो ट्रेड है वो इंडेक्स वाला थोड़ी सी नरमी वाला ही रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे फटाफट से, जहां पर मार्केट बंद हो गए हैं 17,718 के लेवल्स पर। देखिए स्क्रीन में ज्यादा लाली छाई हुई है। श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स, अदानी ग्रुप की तरफ से जो डेवलपमेंट आई कि अंबुजा ACC में मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने प्लेज किया है, तो पाकी सीमेंट स्पेस पर भी एक कूल ऑफ देखने को मिला। अल्ट्राटेक में भी कुछ नरमी देखने को मिली। पावर ग्रेड, इंडसइंड बैंक दूसरे स्टॉक्स जहां पर मुखवाली का दबाव। मेटल्स थोड़ी नरमी के साथ जाकर टिके आज, जहां पर हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में हल्का फ्लैटिश मूव देखने को मिला, हल्का सा दबाव था। बैंकों में इंडसइंड के साथ कोटक, SBI में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये कुछ पॉकेट था जहां पर नरमी देखने को मिली। मार्केट को सपोर्ट किसने किया? तीनों FMCG दिग्गजों ने। फिर आपका अपोलो हॉस्पिटल जो कल भी भागा था, आज फिर तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के साथ फिनसर्व में खरीदारी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव साइड पर बैठता हुआ आज दिखाई दिया 2508 के लेवल्स पर। यह है मार्केट की चाल उस बड़े ग्लोबल इवेंट के ठीक पहले। लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट आपके लिए अब, जहां पर हमें साफ दिखाई देगा कि किस तरह के बेट्स आशीष और नीरज ने आज सुबह के मुकाबले में लिए। तो ये देखिए आशीष की टीम में तेजी मंदी दोनों तरफ के ट्रेड्स थे। नूवोको पर एक मंदी का ट्रेड था, बाकी सीमेंट कंपनियों में गिरावट का असर यहां पर भी आया, 7% टूटा। स्वराज इंजन्स तेजी का ट्रेड, 5% के गेन। सेंट्रल बैंक जो PCA से बाहर निकला, 6% का इजाफा। स्पाइस जेट 80 पायलट्स को इन्होंने लीव विदाउट पे पर भेज दिया है, वो एक नेगेटिव मार्केट ने पड़ा है। गेल में गिरावट जारी, 2% नीचे ये। TCS में गिरावट जारी, 1.5% नीचे। टीम लीज और USL दरअसल तेजी वाले ट्रेड्स थे नीरज की तरफ से। ये है फिलहाल आपके लिए हाल सीधा सौदा के अपडेट्स का। क्या एक बार फिर देख लें वीरू ये अपने डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स का क्या हाल है? ज्यादा कुछ बदलाव तो होगा नहीं, जहां थे वहीं बैठे हैं 48 पॉइंट ऊपर डाउ में। हाँ, अभी अगर आप देखें अच्छा ठीक ठाक अभी तेजी है, लेकिन इससे कोई बहुत अगर आप देखें इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इट्स आई थिंक अब बाय 80 पॉइंट्स, लेकिन फिलहाल इस क्लोजिंग में इतना ही। बाकी रही कल मॉर्निंग की बात, गुरुवार का दिन एक्सपायरी डे, मॉर्निंग ग्रीन या फिर रेड, सब डिसाइड करेगा रात को फेड। हर्षदा जी हाँ वीरो, उस अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे जरूर। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो 11:30 बजे एक बार देख लीजिएगा ऑनलाइन कि क्या निकल कर आ रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। कल सुबह मुलाकात होगी फ्रेश एनालिसिस के साथ, फ्रेश पोजीशंस के साथ। वीरो और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।